book with you. I'll share the PPT with you today. Before that, I want to ask who all have not joined Google Classroom. There are only 33 people still showing. And Harshupriti, I have invited him, but he hasn't joined yet. अच्छा. Harsh, are you still getting problem in joining with the email invite? He's is he here or not? Maybe he's not because I एक don't remember anyone admitting to LinkedIn. नहीं है मैम. नहीं है. हाँ उसने अभी तक इनवाइट पता नहीं उसकी कुछ एरर आ रही है या वो ज्वाइन. अरे अभिनव, why your mic is so शोर शराबा वाला. चलो तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूंगी कि हाउ वेल यू नो अबाउट योर माइक्रो कंप्यूटर हिस्ट्री. तो मुझे कोई बताएगा कि हमारे सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, उसका नाम क्या था, सबसे पहला कंप्यूटर क्या था और उसकी खासियत क्या थी, क्या फीचर्स पढ़े थे आपने उसके बारे में. ENIS. है ENIS, प्रॉपर कंप्यूटर, प्रॉपर नहीं कंप्यूटर. नहीं. अच्छा. अरे अरे फर्स्ट फिफ्थ क्लास में नहीं आता था वन वर्ड क्वेश्चंस में द फर्स्ट कंप्यूटर. एनालिटिकल इंजन का नाम सुना है, एनालिटिकल इंजन. नो यस मैम. सुना था. वही तो बोला ENIS. अच्छा तुमने उसका कोई वो एनआईएसी एनिएक तो वो टीम थी यार जिसने वो डेवलप किया था. उस कंप्यूटर वो का नाम था कंप्यूटर नाम था एनालिटिकल. मेरे ख्याल से. हाँ एनिएक नहीं, एनिएक वाज द टीम दैट डेवलप्ड एनालिटिकल इंजन. एनालिटिकल इंजन वाज द नेम ऑफ द कंप्यूटर. मेरे कॉलेज की सोसाइटी का नाम एनिएक था. जैसे तुम्हारे क्या है, तुम्हारी सोसाइटी का नाम. ट्यूरिंग ट्यूरिंग. यस मैम. हाँ ट्यूरिंग है ना, वैसे मेरी का एनिएक था. तो एनआईएसी से मुझे समझ नहीं आया. बाकी एनालिटिकल इंजन था. एनालिटिकल इंजन की एक खासियत खासियत क्या बोलेंगे, उसका एक फीचर था कि वो पूरे रूम में आता था. इट कवर्ड द होल रूम, पूरे रूम में चलता था. तो लोगों को कैसे पता नहीं चल के कीज प्रेस करते थे कि कैसे करते थे, आई डोंट नो, बट इट वाज अ वेरी क्लमजी थिंग टू हैंडल. तो कुछ बता सकते हो कि क्यों पहले के कंप्यूटर्स इतने बड़े होकर अब तो हाथ में कंप्यूटर यूज कर लोगे आप. मैं उनको. पहले के कंप्यूटर्स में क्या होता था कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी. रजिस्टर्स या एवरीथिंग गॉट डेवलप टाइम बाय टाइम, बट क्या चीज बहुत ज्यादा एकदम से बूस्ट कर गई, क्या टेक्नोलॉजीज, उनमें से एक थी वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब्स जो थी बड़ी ही बल्कि और भारी सी ट्यूब्स होती थी जिनका काम ही होता था इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना फ्रॉम वन डिवाइस टू विद इन अ डिवाइस. ठीक है. इसी की हेल्प से हम डिस्प्ले स्क्रीन बनाते थे, स्विचेस बनाते थे, एम्पलीफायर्स बनाते थे. और वैक्यूम ट्यूब्स की हेल्प से ही हमने सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया था विच वाज योर एनालिटिकल इंजन. तो एनालिटिकल इंजन की वैक्यूम ट्यूब्स इतनी बड़ी थी तो कंप्यूटर तो ऑब्वियसली बड़ा होना ही था. तो चल रहा था, लोग चला रहे थे जब तक वैक्यूम ट्यूब थी. फिर कुछ इंजीनियर्स ने क्या नोटिस किया कि कुछ हमारे ऐसे सेमी कंडक्टिंग डिवाइस एलिमेंट्स होते हैं जैसे जर्मेशियम या जर्मेनियम. उनको अगर हम एक पर्टिकुलर डिवाइस में डाल दें तो वी कैन मेक अ डिवाइस आउट ऑफ इट. सो द फर्स्ट डिवाइस कंडक्ट किया विलियम शॉकले ने एंड हिज फ्रेंड्स, वो था आपका ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर वाज अ लॉट स्मॉलर एज कंपेयर टू योर वैक्यूम ट्यूब. और ट्रांजिस्टर के आते इट वाज लाइक अ कि एक नया ही एरा आ गया था कंप्यूटर्स में. अब कंप्यूटर छोटे हो सकते थे, ठीक है, और अब जो डिवाइस पहले बहुत बड़े बड़े होते थे या बहुत वैक्यूम ट्यूब की वजह से बल्कि होते थे, और वो छोटे हो जाते थे. उनको उनका साइज छोटा हो गया था बिकॉज ट्रांजिस्टर जो थे काफी स्पेस में, साइज और वेट में कम थे एज कम्पेयर टू योर वैक्यूम ट्यूब्स. अब ट्रांजिस्टर तक ही चीज सीमित नहीं रही. ट्रांजिस्टर के बाद हमारे पास आती है आईसी. आप लोगों ने आईसी पे काम किया है बाइनरी सर्किट्स में. बाइनरी पढ़ के आए ना, बाइनरी सर्किट्स बनाए आपने वो ब्रेड बोर्ड एंड आईसीस के साथ जो हम तार लगा के सर्किट्स डिजाइन करते थे. नहीं किया. हमारे टाइम पे जो करिकुलम होता था उसमें कंप्यूटर में कराते थे. तो ठीक है, हमारे पास आईसीज आ गई थी. आईसीज क्या था, आईसी वाज नथिंग, इट वाज कलेक्शन ऑफ सो मेनी ट्रांजिस्टर्स ऑन इट. एक आईसी में देयर वर सो मेनी ट्रांजिस्टर्स एम्बेडेड. ठीक है, तो आईसी आज तक यूज होती है. बढ़ता क्या जा रहा है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स. ओ
हाँ, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो 1947 में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स आए, 1955 में हमारे पास आईसीज आ गई, 1959 तक देयर वर 2, 3, 4 ट्रांजिस्टर्स in a particular IC. 1965 में there were 32 transistors in a particular IC. तो एक मूर्स थे, एक मूर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ प्रेडिक्शन किया कि by the time of 1965 में there were 32 IC, 32 transistors in a particular IC. 1975 में उन्होंने ये प्रपोज किया कि 10 साल में ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये 65,000 तक हो जाएंगे आईसीज में। तो 10 साल के बाद उन्होंने फिर से चेक किया और ये बिल्कुल सच हुआ कि ऐसी आईसीज आई जिसमें देयर वर 65,000 ट्रांजिस्टर्स, और वो आईसीज क्या बनी, डायनेमिक रैम। आपके डायनेमिक रैम आई 1975 में जिसमें देयर वर 65,000 ट्रांजिस्टर्स इन अ सिंगल आईसी। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है उसके बाद जब इतनी चीजें एडवांस हो गई तो हमारे माइक्रो प्रोसेसर बनने शुरू हो गए। तो इंटेल ने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था जिसका नाम था 4004, which was a 4-bit microprocessor. That was the first microprocessor designed by Intel. और उसके बाद तो ढेरों ही लग गए। अब आपके कोर्स में 8086 है, 8088 है, 80386, 286, कोर 1, कोर 2, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3। आज के जमाने में आप कौन से माइक्रो प्रोसेसर्स यूज कर रहे हो? माइन इज i5 i7 i माइन Yes. इज i3, किसी का i7 भी होगा, i7 के बाद भी कुछ आ रहा होगा, i9 भी है i9 भी आ AMD रहा है है या आ गया? और AMD के अलग चिपसेट्स हैं। ओके, तो देखो अब तो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गई है, बट उस टाइम पे Pentium मेरे पास तो क्या? हम्म, अच्छा। अब हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, एक होता है माइक्रो प्रोसेसर और एक होता है माइक्रो कंट्रोलर। अगर आप अभी कॉलेज में होते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्रेंड्स होते हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स पढ़ रहे होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, ये दो टर्म्स का क्या डिफरेंस है? तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर इज लाइक अ CPU in a chip. That chip is IC. That chip is your IC. तो माइक्रो प्रोसेसर इज योर CPU इन अ चिप। CPU का काम क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रैम, रोम, रजिस्टर्स को हैंडल करना, मतलब छोटे मोटे जो ये CPU का सारे काम है वो आपके एक चिप में हो जाएंगे। आप उस चिप को किसी भी कहीं भी फ्रेम करके, किसी भी मदरबोर्ड में फ्रेम करके आप एक पूरा कंप्यूटर डिजाइन कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड माइक्रो कंट्रोलर इज योर कंप्यूटर ऑन अ चिप। तो हमारे ये घर के अप्लायंसेस जो होते हैं ना, उसमें माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। क्या एग्जांपल दे सकते हो किसी ऐसे अप्लायंसेस का जिसको आप यूज करते हो और उसमें आपने माइक्रो कंट्रोलर का रोल बता सकते हो मुझे? बहुत आसानी से बता माइक्रोवेव सकते हो अगर ऑब्जर्व माइक्रोवेव किया तो। ऑब्जर्व क्या किया? माइक्रो, हाँ माइक्रोवेव, एग्जैक्टली। माइक्रोवेव में जो वो छोटा सा पैनल होता है ना नंबर्स का, वो टेम्परेचर सेट करने का, टाइमर सेट करने का, दैट्स अ माइक्रो कंट्रोलर। योर वॉशिंग मशीन हैज अ वॉशिंग माइक्रो मशीन। कंट्रोलर, योर फ्रिज हैज अ माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, सो माइक्रो कंट्रोलर इज लाइक अ कंप्यूटर इन अ चिप एंड माइक्रो प्रोसेसर इज लाइक CPU इन अ चिप। तो फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट हमें क्या पढ़ना है? हमें दैट CPU इन अ चिप पार्ट पढ़ना है। माइक्रो कंट्रोलर इज नॉट इन आवर कोर्स। तो अब मैं सिर्फ आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगी। अभी भी बच्चे नहीं आए हैं तो आ जाए, बिकॉज इतना छूटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके बाद का नहीं छूटना चाहिए। चैप्टर 2 में आपके 4 सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। हाँ। हर्ष इनवाइट के थ्रू भी ज्वाइन नहीं हो रहा? हाँ जी हर्ष,
मैंने आपको इनवाइट किया था स्पेशली, आपने आप ज्वाइन नहीं कर पाए या ज्वाइन हो ही नहीं रहा अभी भी इनवाइट से भी? इनवाइट वो मेरे को नोटिफिकेशन आया था कि समवन हैज इनवाइटेड यू करके। हाँ फिर मैंने जैसे उस पे क्लिक करा तो वो गूगल वो खुला, क्लासरूम में, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हुआ नहीं। मैंने अच्छा अश्विन को भी स्क्रीनशॉट भेजा था उसका, तो अश्विन ने कहा कि वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे हम। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी तक हाँ मेरे को इनवाइटेड ही बिल्कुल आया था तेरा स्क्रीनशॉट। अभी नहीं दिखाऊं? आया। स्क्रीन अश्विन शेयर का प्रेजेंट करूं अभी? बता, कर कर। रुक जा। टाइम स्टैम्प के साथ करना कि तुमने टाइम हाँ स्टैम्प हाँ, किया था या नहीं। प्रेजेंट कर रहा हूँ हम, 2 सेकंड। कैसी बातें करेगा भाई। दिखा भाई, अब तो दिखा दे तू। आई वांट अश्विन टीम। जो जो भी अश्विन टीम में है वो बोलते हो, पहले हाँ आप हाँ खड़ा कर लो। मैम, रुक जाओ मैम। मैम अश्विन पिटेगा भी, देख लेना। उसने तुम्हारा मैसेज नेग्लेक्ट कर मैम दिया क्या? प्रेजेंट हो रहा है ना मैम? हाँ हो रहा है। हाँ, हो रहा है। इधर उधर हाँ के डिस्प्ले हो चैटिंग रही है, को। चल चल आगे बढ़। हाँ ये देखो मैम। मैम देखो 10 अगस्त, नहीं सॉरी 11 अगस्त, 12:41 जब आपने कर रहा था। ओके हाँ तो ओके ओके। इसमें मैंने क्लिक करा था, तो इसमें वंदिता मैम की आ रहा है, सरिंजत मैम का आ रहा है, वंदिता मैम का आ रहा है। मैंने उसके तो बाद मैंने कहा, कोड वोड सब किया था। कोड से नहीं हो रहा था तेरा तो वैसे। हाँ तो मैंने कहा अरे वो कोड नहीं चल रहा है, ये लिखा था मैंने। तो मैंने उसके बाद बोला तो था नहीं कोड। कोड काम कोड किया वाला लेकिन। कोड काम कर रहा था बहुत बाकी बच्चों के अरे लिए। लिखा तो था मैंने, कोड नहीं चल रहा भाई। अबे तो अब कुछ अरे बच्चों का नहीं चल स्टार्टिंग रहा में है। 2-3 बार करेगा ना तो हो जाता है। हाँ अरे तुम करा देना इसके बाद, ठीक है ठीक दोबारा। है, करा देंगे। हाँ बोल, अब करा बोल देंगे। अश्विन। क्या तो मैंने रिप्लाई तो दे दिया था। हाँ तो मैंने यही बोला ना कि तुमने यही बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैम से पूछ लेंगे अब। हाँ अरे भाई, तो ये तो मैंने जो कराना था हो गया। हाँ तो तुझे कौन सा ब्लेम कर रहा हूँ मैं? हाँ हाँ ठीक है। अरे ना लड़ो, लड़ लड़के क्या फायदा मिलेगा। हाँ तो अब हम स्टार्ट करें। यस मैम। यस मैम। ठीक है। चैप्टर 2, 4 सेक्शंस हैं, 2.1, 2.2, 2.3 या 2.5। 2.4 इज नॉट देयर। सबसे पहली बात, इसमें कुछ चैप्टर्स हैं इस पूरी बुक में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। The 60% paper will be from these chapters. Chapter 2 is one of them. Chapter 2, 3, 4, 6, 12 are those chapters जिनमें से 60% आपका सिलेबस आता है। तो अगर कोई बच्चा एंड तक माइक्रो प्रोसेसर नहीं पकड़ पाता है तो इन चैप्टर्स को पढ़ ले, पास तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाकी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सारे पढ़ लोगे कौन सी बस। चैप्टर, कौन सी चैप्टर? चैप्टर 2, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये 5 चैप्टर्स हैं। और रुक 13, जाओ लिख लेता 13 हूँ। बीए में कंट्रोलर। 2, 3, 4, 6 और 12 एंड 13 ये 6 चैप्टर्स हैं जिनमें से 60% ऑफ द आपका सिलेबस आता है, मतलब पेपर आता है। दे आर इम्पोर्टेंट। अब सबका ऑब्जेक्टिव देख लो पहले। क्या है देखोगे? प्रोग्राम विजिबल इनविजिबल रजिस्टर्स के बारे में बताएगा, रजिस्टर्स के बारे में बताएगा, फ्लैग रजिस्टर्स के बारे में बताएगा, मेमोरी एड्रेसिंग टेक्निक्स बताएगा, प्रोटेक्टेड मोड, रियल मोड, इन सब के बारे में बताएगा। मेमोरी पेजिंग हमें नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आ जाओ, इंटरनल माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। किसका माइक ऑन है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ टास्क एंड अ थ्रेड? थ्रेड्स क्या होते हैं पता है? माइक्रो ओएस में पढ़ के आए होंगे अच्छे से। हम्म। व्हाट आर थ्रेड्स? हाउ थ्रेड्स और फॉक कमांड में क्या डिफरेंस होता था? नहीं पता तो छोड़ो यार, ओएस थोड़ी पढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पे, बस पूछ रही हूँ। मैम थ्रेड्स तो एक हम्म एग्जीक्यूटेबल एक जो पार्ट होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को थ्रेड बोल सकते हैं। और हम्म ये जब थ्रेड्स कॉन्करेंटली काम करते हैं तो वो प्रोसेस करता है हमारे इंस्ट्रक्शन को। हम्म। तो प्रोसेसर में ऐसे ही राइट, प्रोसेस होते हैं।
ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज बता सकते हो कि जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, प्रोग्राम काउंटर होता है, रजिस्टर्स होते हैं, डेटा अवेलेबल होता है, वो तो मैम वो भूल गए, सीएस से बहुत पहले पढ़ी थी। शेयरिंग किस में होती है और शेयरिंग किस में नहीं होती। जब हम फॉक करते हैं और एक फॉक करके कोई चाइल्ड प्रोसेस बनाते हैं हाँ तो उसमें वो प्रोसेस को शेयर करता है अपने पेरेंट प्रोसेस के साथ, हाँ। लेकिन थ्रेड में दे हैव देयर ओन अच्छा, हाँ रिसोर्सेज। हाँ तो हाँ। इसी वजह से थ्रेड्स आर फास्टर, ओके। क्योंकि फॉक में चाइल्ड के वेट करना पड़ता है पेरेंट को, हम्म। चाइल्ड खत्म होगा तब पेरेंट काम हाँ हाँ। करेगा। तो मेरे को बस हल्का सा बताना था, बस नहीं पढ़नी हमें। प्रोग्रामिंग मॉडल मैंने आपको पहले ही बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, प्रोग्राम विजिबल रजिस्टर्स, प्रोग्राम इनविजिबल रजिस्टर्स। प्रोग्राम विजिबल रजिस्टर्स वो होते हैं जो आप अपने प्रोग्राम्स में डायरेक्टली यूज कर सकते हो, और प्रोग्राम इनविजिबल रजिस्टर्स वो होते हैं जो आप अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपके प्रोग्राम के लिए यूज होते हैं बाय द सिस्टम। ठीक है, ठीक है। किसी भी, देखो मैं सोच चलूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं भागूं और आपको कुछ समझ ना आए, यहीं से बेस बनेगा। तो अगर आपको कहीं भी डाउट लगे, एक माइक ऑफ ऑन करके फटाक से पूछना, ठीक है, सिर्फ सुनते मत जाना। तो सबसे पहले प्रोग्राम विजिबल, प्रोग्राम इनविजिबल। विजिबल you can use in your programs directly, invisible you cannot use your program directly, यूज नहीं कर सकते, but indirectly they are being used for your program by the system। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 80। अब ये बता रहा है कि 80286 से 80 जो हमारे प्रोग्राम विजिबल रजिस्टर्स हैं वो सिर्फ 8088 और 8086 में होते हैं। ठीक है, 8088 और 8086 में होते हैं, और उसके बाद के हमारे प्रोग्राम इनविजिबल रजिस्टर जो है वो 80286 से और आगे के माइक्रो प्रोसेसर्स में मिलेंगे। तो मतलब जो शुरू के माइक्रो प्रोसेसर थे ना, वो थे हमारा 8086 एंड 8088, उसमें हमारे सिर्फ प्रोग्राम विजिबल रजिस्टर्स ही होते थे। प्रोग्राम इनविजिबल रजिस्टर्स हमारे 80286 से आने शुरू हुए। ठीक है, 80386 through core to microprocessor contain full 32-bit internal architectures। 8086 through 80286 are fully upward compatible। अब चाहे आपके प्रोग्राम विजिबल हो चाहे ना हो इनविजिबल, सपोज आपने कोई बहुत पुराना प्रोग्राम था या कोई बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है that was designed in 8086, तो it should be compatible with your upward microprocessors। ठीक है, क्योंकि आपके जो ये बड़े वाले माइक्रो प्रोसेसर्स हैं जिन्हें हम 286 386 या कोर 1 कोर 2 पेंटियम 4 5 कहते हैं, इस ये जो होते हैं इनमें आपके विजिबल रजिस्टर्स भी होते हैं और इनविजिबल रजिस्टर्स भी होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मेमोरी के साथ भी होता है, वो आपको मैं बताऊंगी। अभी तो आप 64 बिट यूज कर रहे हो, अभी कुछ टाइम तक आप लोगों ने 32 बिट यूज किया होगा, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही कम ऐसा टाइम होगा जब आपने 16 बिट कंप्यूटर चलाया होगा। 16 पे डॉस पे काम किया है किसी ने? जब हम प्रिंस ऑफ पर्सिया नाम का एक गेम खेलते थे, तो प्रिंस ऑफ पर्सिया मुझे याद है कि हम डॉस पे कमांड डाल के सीडी ये फलाना डायरेक्टरी सीडी ये वाला प्रोग्राम रन करते थे। अच्छा। आप लोगों ने 16 बिट कंप्यूटर पे काम नहीं किया होगा। हाँ, किसी को याद है क्या? नो प्रिंस ऑफ मैम। पर्सिया एकदम एकदम शुरू वाला, अभी तो बहुत परसों नहीं एडवांस किया हो है। किसने किया है? कोई मैसेज भेजा है क्या? हाँ, यामिनी ने किया है, गेम तो कुणाल याद कह रहा है है ना, गेम याद है। या गेम तो इट्स वेरी कुणाल फेमस। गेम के लिए कुछ भी करेगा। क्या उत्कर्ष। तो 16 बिट जो हमारे कंप्यूटर होता था दैट वाज डॉस बेस्ड, वो हाँ। डॉस बेस्ड होता था, उसमें सारी चीजें हम कमांड डाल के करते थे, उसमें हमारे पास विंडोज वगैरह कुछ होती नहीं थी। तो उसके बाद हमारे जो 32 बिट और 64 बिट तक तो कंप्यूटर्स चल रहे हैं वो हमारे विंडोज बेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रजिस्टर्स दिख रहे हैं यार, पढ़ने में आ रहे हैं। मेरे देखो, ये है आपके वो रजिस्टर जो आपके जर्नल पर्पस रजिस्टर्स हैं। ये रजिस्टर्स आप प्रोग्राम, ये रजिस्टर्स है आप यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम्स में, लेकिन इसमें भी एक प्रोग्राम विजिबल्स होते हैं और इनमें प्रोग्राम इनविजिबल्स भी होते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाले रजिस्टर्स हैं कि आप थ्रू आउट द प्रोग्राम आप नहीं यूज करोगे, ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स। अब देखो इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, जो हमारा ये वाला पार्ट है ये 16 बिट का है,
फिर ये पार्ट 16 बिट का है, फिर ये पूरा 32 बिट का है, ठीक है। तो आप हमेशा ना लेफ्ट से अपने रजिस्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज अगर आपको 8 बिट का रजिस्टर यूज करना है तो आप AL को एक्सेस कर सकते हो, आप AH को एक्सेस कर सकते हो, BL, BX, CX को एक्सेस कर सकते हो, DX को एक्सेस कर सकते हो, ऐसा EDX को एक्सेस कर सकते हो। जब आप EDX को एक्सेस करोगे ना तो आप ये पूरा पार्ट एक्सेस करोगे, ये वाला, ये पूरा। जब आप DL को करोगे तो आप ये वाला पार्ट एक्सेस करोगे। अगर आप DH को कर रहे हो तो ये वाला पार्ट एक्सेस कर रहे हो। लेकिन जब आप DH को एक्सेस कर रहे हो, सपोज आपको DX में कोई नंबर डालना है, कोई 8 बिट नंबर डालना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि DH में अलग से 4 बिट डालो, DL में अलग से 4 बिट डालो, वो प्रोहिबिटेड है। अब DH DL को किसी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो और टेम्पररी रजिस्टर्स के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन आप एक नंबर को डालने के लिए DH DL को अलग से यूज नहीं कर सकते। पहले आपको लो नंबर डालना पड़ेगा, फिर आपको हाई नंबर डालना पड़ेगा, सॉरी, पहले आपको हाई डालना पड़ेगा, फिर आपको लो डालना पड़ेगा, फिर आपको हाई को शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर से लो डालना पड़ेगा। ये अभी समझ नहीं आएगी चीजें, जब आप प्रोग्राम करोगे ना, फर्स्ट प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगी, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। बट फिलहाल अभी ये ध्यान रखो कि आपके जो L वाले हैं वो आपके 8 बिट्स रजिस्टर्स हैं, जो आपके X वाले हैं, खाली X वाले, वो 16 बिट्स हैं, जो आपके EAX हैं जिनमें EE लगा हुआ है वो आपके 32 बिट्स हैं, और जो आपके R वाले हैं वो आपके 64 बिट्स हैं। R वाले तो आप अपने प्रोग्राम में यूज करोगे ही नहीं, बाकी यू शुड नो कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशंस का क्या मीनिंग है। फिर ये आते हैं आपके R8, R15, ये जो है ये हमारे नॉर्मल माइक्रो प्रोसेसर्स में अवेलेबल नहीं है। ये जो एडवांस माइक्रो प्रोसेसर है, जैसे पेंटियम 4 के बाद के माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, उनमें ये रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, तो इनका यूज हम मिनिमम करेंगे। मिनिमम क्या करेंगे ही नहीं, अपने प्रोग्राम्स में तो नहीं करेंगे, और आगे किसी चैप्टर में भी इनका इंट्रोडक्शन नहीं है। तो बस देख लो कि ये रजिस्टर जो है ये एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स में है, ठीक है। फिर आता है आपका फ्लैग रजिस्टर, फिर आते हैं आपके फ्लैग्स रजिस्टर्स, ठीक है। फ्लैग्स रजिस्टर्स में आपकी वही सारी बिट्स वाइज स्टोर्ड होते हैं, पैरिटी बिट, जीरो, साइन बिट, ओवरफ्लो, ये सारी बिट्स जो होती हैं आपकी फ्लैग्स में स्टोर होती है। फिर आता है आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का किसी को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। फिर आते हैं आपके सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर देखो आपके कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के, जिसमें से जो ये FS और GS होते हैं ये फिर से एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स में होते हैं। ये आपके छोटे जो 8086 और 8088 में तो कतई नहीं मिलने वाले। तो ये जो आपके FS और GS हैं ये एक्सटेंडेड सेगमेंट के लिए होते हैं, लेकिन बड़े बड़े माइक्रो प्रोसेसर्स में होते हैं, जो एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स है, जैसे पेंटियम 4 के बाद के माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनमें अवेलेबल होते हैं। तो CS है फॉर कोड सेगमेंट, DS फॉर डेटा सेगमेंट, ES फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट, और SS फॉर स्टैक सेगमेंट, ठीक है। अब आते हैं आपके इन रजिस्टर्स की एक एक, ये आपको रटा नहीं मारना है, एक बार बस पढ़ लेना है, एक बार बस आपको पढ़ लेना है कि ये रजिस्टर्स क्या कर रहे हैं। सपोज हमारे पास RAX है, RAX इज 60, RAX को AX को हम फेमसली बोलते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है आपकी प्रोग्रामिंग में, इनपुट आउटपुट हैंडल करता है ये। बाकी इसका काम क्या होता है, रजिस्टर है, 32 बिट रजिस्टर है, 16 बिट हो गया AX और 8 बिट होगा AH, AL। Accumulator is used for instructions such as multiplication, division and some of the adjustment instructions, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको बस पढ़ते जाना है ये वाला RAX, रट्टा नहीं मारना है। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि गिव द डेफिनेशन ऑफ RAX एग्जाम में। Intel plans to expand the address bus to 52 bits to address 4 P bytes of memory। अब तक कर भी दी होगी उसने, ये पुरानी बात बता रहा है। ये देख लो आप कि जब हमारी एड्रेस स्पेस किसी पर्टिकुलर बिट की होती है तो कितना स्पेस जो है वो एक्सेस कर सकती है। सपोज मेरी एक बस है 16 बिट की है, तो 2 to the power 16 बिट जो है मैं उसमें स्पेस जो है उसको एक्सेस कर सकती हूँ। तो अगर मेरी 16 बिट की एड्रेस बस है तो 64 के बाइट्स एक बार में मैं एक्सेस कर सकती हूँ। 20 बिट है तो 1 मेगाबाइट कर सकती हूँ, 32 बिट है तो 4 GB बाइट कर सकती हूँ, एंड सो ऑन सो फॉर। तो ये दोनों वर्ड्स ध्यान रखना, मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करूंगी कि वाई दिस इज हैपनिंग। सो आपको पता होना चाहिए कि 16 बिट और 20 बिट हमने कहीं पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका RBX, बेस रजिस्टर होता है, ठीक है। Base registers sometimes hold offset address of a location in the memory system in all versions of the microprocessor। Offset चीज अभी आपको नहीं क्लियर हो रही होगी, मैंने आपको सेकंड लैब में बताया था कि वो बेस एंड ऑफसेट क्या होता है, लेकिन अभी अगर
नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी हम आगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इन रजिस्टर्स का एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन पढ़ते जाओ। काउंटर होता है, काउंट करने के लिए होता है। RDX होता है, डेटा जर्नल पर्पस रजिस्टर होता है, होल्ड्स अ पार्ट ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन और पार्ट ऑफ डिविडेंड बिफोर अ डिवीजन। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई कभी नहीं पूछेगा आपसे। फिर होता है आपका बेस पॉइंटर, लोकेशन पॉइंट टू मेमोरी लोकेशन फॉर मेमोरी डेटा ट्रांसफर। RDI होता है आपका डेस्टिनेशन इंडेक्स। सोर्स SI होता है आपका सोर्स इंडेक्स। सपोज आप स्ट्रिंग को ट्रांसफर कर रहे हो, ये स्ट्रिंग के लिए यूज होते हैं। स्ट्रिंग को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें डेस्टिनेशन इंडेक्स होता है कि कहाँ से कहाँ पे हमें उस स्ट्रिंग को ट्रांसफर करना है। एक सोर्स इंडेक्स होता है कि कहाँ से हमें उस स्ट्रिंग को ट्रांसफर करना है, तो वो RDI और RSI के थ्रू हम बताते हैं। फिर आपका आता है R8 to R15, ये पेंटियम 4 एंड कोर 2 में पाए जाते हैं। 64 बिट एक्सटेंशन इनेबल्ड होती है। डेटा और एड्रेस एज 64, 32, 16 और 8 जैसे आपके नॉर्मल रजिस्टर्स में आप एड्रेस कर सकते हो। मोस्ट एप्लीकेशन विल नॉट यूज दीज रजिस्टर्स until 64 bit processors are common because it's a very old book and it's a it was not in the picture there। 64 bit processors भी आज पुराना जमाना हो जाएगा, बट तब 64 होंगे क्योंकि अब हम 64 बिट प्रोसेसर्स पे ही काम करते हैं। The 8-bit portion is a rightmost 8-bit only. 8 to 15 are not directly addressable as a byte। ठीक है, इसको भी ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर अब आते हैं आपके स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स आपके वो होते हैं जो आप अपने प्रोग्राम्स में यूज नहीं कर सकते। इनमें से आपके होते हैं IP, RSP एंड RFLEX। वेरी अंडरस्टैंडेबल है और बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर आप IP को मैनिपुलेट कर देते हो तो आपके पूरा प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम का सीक्वेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। बिकॉज IP में आपके इंस्ट्रक्शन होती है, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, उसका एड्रेस होता है। तो अगर IP आप मैनिपुलेट कर देते हो तो आपका ही अगर प्रोग्राम चल रहा है तो वो क्या कौन सी इंस्ट्रक्शन जाके फेच करेगा, दैट विल स्पॉइल योर annihilate your program। ठीक है, नेक्स्ट इज RIP एड्रेस इज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। सिंपल सी चीज है। SP स्टैक पॉइंटर होता है आपका, स्टोर्स डेटा थ्रू दिस पॉइंटर। ठीक है, जो अगर हमने हमारा जो स्टैक होता है ना, उसके लिए हमारे पास दो रजिस्टर्स होते हैं। एक होता है स्टैक सेगमेंट और एक होता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक सेगमेंट में हम क्या रखते हैं, हमारा एड्रेस ऑफ द स्टैक, हमारा स्टैक जो है वो मेमोरी में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्टैक पॉइंटर जो है वो पर्टिकुलर किसी ऑफसेट, जैसे हमारा बेस पॉइंटर वहाँ पे ऑफसेट का काम कर रहा था ना, वहाँ पे यहाँ पे हमारा स्टैक पॉइंटर ऑफसेट का काम करता है। फिर आता है आपका फ्लैग्स। फ्लैग्स इंडिकेट द कंडीशन ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर एंड कंट्रोल इट्स ऑपरेशन। फ्लैग्स CSA वगैरह में कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को पता होगा। फ्लैग बहुत सी कंडीशंस को कंट्रोल करता है और हमारे को कंडीशन देने में हेल्प करता है। अगर हम कोई कंडीशन पर्टिकुलर यूज करना चाहते हैं, सपोज मैं नंबर्स को कंपेयर कर रही हूँ कि अगर इसके नंबर नेगेटिव में है तो इसको फेल कर दो और इसके पॉजिटिव में है तो इसको पास कर दो। तो दैट पर्टिकुलर कंडीशन आई कैन पुट विद द हेल्प ऑफ Z। अगर Z में 0 है तो मैं उसको S की हेल्प से कर सकती हूँ। अगर S में मेरा नेगेटिव नंबर है तो मैं उसे फेल कर दूंगी। और S में मेरा पॉजिटिव नंबर है, अगर मेरा S का साइन पॉजिटिव है, S मेरा एक पर्टिकुलर बिट है फ्लैग में, इट्स अ फ्लैग रजिस्टर, सो फ्लैग बिट है, तो उसके हेल्प से मैं कंडीशन डाल सकती हूँ। तो ये जो फ्लैग रजिस्टर्स की जितनी भी बिट्स हैं, ये हमको कंडीशन देने में हेल्प आती हैं या हमारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, जो राइट मोस्ट 5 एंड ओवरफ्लो फ्लैग्स होते हैं आपकी, वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन से चेंज हो जाते हैं। अब देखो, ये आपका फ्लैग रजिस्टर्स होता है, इसमें आपकी होती है CPAZSTIDO। ये सब के बारे में आप पढ़ोगे। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपकी ये 5 होती हैं। T भी लगा लो चाहे तो। ये ये वाली जो होती हैं, अगर आपने पिछले साल के 10 पेपर उठा लो ना, 10 में से 7 पेपर में इनके बारे में पूछा होता है कि Z क्या करती है, P क्या करती है, C क्या करती है, S क्या करती है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब दिस फ्लैग बिट। Z का क्या काम होता है, S का क्या काम होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कुछ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इनको तो बस एक बार पढ़ते जाना है हमें। ठीक है, फ्लैग्स कभी भी डेटा ट्रांसफर के केस में चेंज नहीं होते, या अगर प्रोग्राम कंट्रोल ऑपरेशन के टाइम पे चेंज नहीं होते। फ्लैग्स सिर्फ अरिथमेटिक के टाइम पे ही चेंज होते हैं। सम ऑफ द फ्लैग्स आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल फीचर्स फाउंड इन माइक्रोप्रोसेसर्स। वो ये वाले फ्लैग्स होते हैं, मैं बताऊंगी क्या करते हैं वो। फ्लैग बिट्स की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लो। यही आपको पेपर में पूछता है। कैरी का मतलब बताओ, पैरिटी का मतलब बताओ, साइन का मतलब बताओ।
तो आपको एक सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन देनी है और यू विल गेट द फुल मार्क्स। अगर आप वैल्यू के थ्रू डिस्क्राइब कर देते हो कि c इज इक्वल टू 0 है तो कैरी है, कैरी नहीं है, तो उस केस में आपको फुल मार्क्स है। ठीक है, तो कैरी होल्ड्स द कैरी आफ्टर एडिशन और बोरो आफ्टर सब्ट्रैक्शन। तो कैरी में हमारा क्या होता है कि एडिशन के बाद और सब्ट्रैक्शन के बाद अगर हमारे कैरी है या बोरो है तो वो हमारा कैरी में स्टोर हो जाता है। जैसे सपोज मेरे को 2 नंबर को ऐड करवाना था, मेरे को 4 नंबर को ऐड करवाना है, 4 नंबर के बाद मेरे पास एक कैरी बचता है, तो मेरे को नंबर अपना अगर प्रिंट करवाना है और मैं चाहती हूँ कैरी के साथ प्रिंट हो। सपोज मेरा नंबर था मेरा नंबर आया 1000, तो अगर मैं 4 बिट के रजिस्टर के थ्रू 000 प्रिंट करवा देती हूँ तो मेरा 1 छूट जाता है। तो अगर मैं कैरी की हेल्प ले लूँ तो मैं उस 1 को भी प्रिंट करवा सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा पैरिटी। एक सेकेंड, नेक्स्ट आता है मेरा पैरिटी बिट। पैरिटी बिट आप पढ़ के आए होंगे। पैरिटी बिट आपको पता ही होगा क्या होता है। Extra इवन bit. पैरिटी एंड या इवन पैरिटी या नॉट पैरिटी। तो अगर सपोज मेरा 111 है तो उसकी पैरिटी क्या होगी? इवन 111 ऑड हुई 11। हाँ, नंबर ऑफ वंस काउंट करता है ना, तो नंबर ऑफ वन अगर ऑड है तो इट्स एन ऑड पैरिटी, एंड नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो इट्स एन इवन पैरिटी। ठीक है, if a number contains 3 binary ones it has a odd Odd parity, parity. if a number contains no one bit it has even parity। ठीक है, इसको क्लास तो लेने दो। Mm, चिराग भौंक रहा है। नहीं वो तो ही सकता है। हाँ, चिराग कुत्ता बन चुका है अब। चिराग खाना खा ले भाई, बिस्किट खा ले। चिराग भौंक रहा है भाई, चिराग भौंक रहा है। भौंक ले। बेटे नेड मारूंगा रहने अच्छे सा। ऐसा बच्चा था नेड मारेगा। मारियो मारियो नेड मार। आजा शाम को आता सही गेम। ठीक, मैम आपका माइक ऑफ है। हाँ हेलो, अब आ रही है आवाज? यस हाँ। मैम। जीरो, ये जीरो अब हमारा होता है ऑक्सिलरी कैरी। पढ़ाया मैंने, पढ़ा दिया, मतलब सुनाई दिया था आपको? नो मैम। नहीं दिया। तो ऑक्सिलरी कैरी क्या करता है? इट्स एन हाफ कैरी। ये बिट पोजीशंस 3 और 4 के रिजल्ट को स्टोर करता है आपके ए बिट में। ठीक है, सपोज मेरी 4 बिट्स का नंबर है तो 3 एंड 4 बिट के पोजीशंस पे जो कैरी या बोरो आ रहा होगा वो आपका ये ऑक्सिलरी कैरी में डालता है। ऐसा कोई इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट कोई कुछ केसेस में जो सिस्टम प्रोग्रामर्स होते हैं वो ऑक्सिलरी कैरी को यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी जीरो बिट। जीरो बिट हमारी ये शो करती है कि हमारा कोई अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ है तो क्या उसका रिजल्ट 0 था या उसका रिजल्ट 0 नहीं था। ठीक है, साइन बिट होती है हमारी जो ये बताती है कि वेदर द नंबर वाज साइंड और अनसाइंड। अगर 1 है तो इट वाज साइंड, अगर 0 है तो इट वाज अनसाइंड। ट्रैप होती है, ये ट्रैप जो होती है ये आपको हर पेपर में मिल जाएगी कि वो ट्रैप बिट का सिग्निफिकेंस क्या होता है। अच्छा आप देखो, कभी कभी आपने ऐसा किया होगा कि आपका C++ प्रोग्राम जो है अगर कुछ एरर आ रही होगी और आपको नहीं पता चल रही होगी कि एक्चुअल में आउटपुट गड़बड़ कहाँ हुए जा रहा है, तो आप एक सी आउट कमांड डाल देते थे बीच में। सी आउट कमांड डाल देते थे और उससे आपको पता चल जाता था कि यहाँ तक प्रिंट हो रहा है, यहाँ तक प्रिंट हो रहा है, मतलब इसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। करते हो ऐसा? करा है कभी ऐसा? मतलब मैंने तो किया है, बाकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, आपने शायद ना भी किया हो। बट जैसे कि मेरा एक प्रोग्राम है और मुझे पता नहीं चल रहा वो कहाँ हॉल्ट हो रहा है, वो अननेसेसरीली या अनएक्सपेक्टेडली हॉल्ट हो जा रहा है, तो मुझे नहीं पता चल रहा वो कहाँ हॉल्ट हो रहा है। तो मैं क्या करती थी, हर स्टेटमेंट के नीचे जहां मुझे डाउट होता था वहां मैं एक सी आउट डाल देती थी कि वर्क स्टिल है, वर्क स्टिल है, वर्क स्टिल है।
ठीक है। तो उसके बाद मुझे ये पता चल जाता था कि इस कोड के बाद वर्क स्टिल है अगर आया है तो ये कोड सही चल रहा है, ये सेगमेंट सही चल रहा है, ये पार्ट सही चल रहा है, मतलब ये पार्ट में कोई गड़बड़ है। उसी तरीके से हमारे माइक्रो प्रोसेसर में भी एक बिट होती है, ट्रैप बिट। अगर हम ट्रैप बिट ऑन करते हैं तो ये ऑनलाइन डीबगिंग चिप को ऑन कर देता है, और उसके बाद क्या होता है, ये हर इंस्ट्रक्शन के बाद डीबग करता है। हर इंस्ट्रक्शन के बाद सपोज इन हमारी सीपीयू ने एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, अब वो रुक जाएगा, अब हमारी ट्रैप बिट जो है अपना काम करेगी, डीबग करेगी, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। उसी तरीके से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, फिर से डीबगिंग होगी कि कोई एरर आई या कुछ नहीं आई, उसके बाद फिर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो हर इंस्ट्रक्शन के बाद जब हमारी डीबगिंग हम ऑन कर देते हैं तो वो हमारी ट्रैप बिट की हेल्प से हम करते हैं। ठीक है, और ट्रैप बिट को अगर आप 1 कर देते हो तो वो ऑन है, 0 कर देते हो तो इंस्ट्रक्शन जो है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होगी। एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरे इंस्ट्रक्शन के बाद तीसरे इंस्ट्रक्शन आराम से एग्जीक्यूट होगी, बीच में कोई डिबगिंग वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, क्योंकि ट्रैप बिट सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, विच आई शेयर विद यू शॉर्टली, तो आप देखोगे कि ट्रैप बिट, ये 0, ये साइन, ये कैरी, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। फिर आती है हमारी एक इंटरप्ट बिट। इंटरप्ट, इसमें पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने पता है आपने पढ़ा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स एंड हार्डवेयर इंटरप्ट्स। पढ़ के आए हो आप लोग? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट्स होती हैं। इंटरप्ट्स तो पढ़ के आए होंगे, कोई नहीं पढ़ के आया इंटरप्ट्स? उसमें था, ओएस में थे इंटरप्ट हाँ, साइकिल। ओएस नहीं था या इंटरप्ट्स होती थी ना, तो उसमें ये बताया होगा ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नहीं बताया था क्या? इसमें बताएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं है। तो देखो, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स कोई आया है इस समय? अमन? ओके, लेट्स टेक अ क्लास ऑफ जब अमन। उठो तब सवेरा। अमन प्रताप, will you please turn your mic on? अमन? अमन कहाँ है अमन? अमन, yeah, will you please turn your mic on and give us the reason why you're late in the class? Very honest reason I want, or you can fabricate it. Honestly मैम। बता दो क्या कर रहे थे। हाँ, क्या कर रहे थे अभी तक? मैम लाइट नहीं आ रही तो मोबाइल नहीं चार्ज था। अच्छा, गुड, नाउ यू गेट पॉइंट्स। अच्छा रीजन है, आई एम कन्विंस्ड, ये तो पॉसिबल है, मैम यही सच है। यही सच है। कन्विंस्ड, आई एम फुली कन्विंस्ड। ओके, सो भी रहे थे तो नॉट अ प्रॉब्लम। मैम नो मैम, मैं सो नहीं रहा था। फिर ठीक है, चलो, बहुत कुछ मिस कर दिया 5 तुमने। बजे उठ जाता है। 5 बजे? वाह, मैं फिर ऐसे जॉगिंग वॉगिंग जाता है ये। जॉगिंग वॉगिंग, कोरोना इतना बाहर घूम रहा है ना कि जॉगिंग वॉगिंग करोगे तो कोरोना घर में आएगा। इस बार फुटबॉल लीग में खिलाएंगे इसे। यहाँ पे कोरोना का डर ही नहीं है किसी को। अरे अब इंडिया में इंडिया डर है, सभी तो देखो 22 लाख केस हो गए, फटाफट फटाफट दिल्ली में तो खत्म भी कर दिया केजरीवाल ने जल्दी। खत्म कर दिया 90% रिकवरी रेट है दिल्ली का। ओ अभी तो ये बचे पता हैं। चला कोरोना क्या वाले कह रहे हो, बोल रहे, डोमिनोज ऑर्डर कर सकते हैं अब? पता चला डोमिनोज वाले कोई निकल वो आए, 10,000 में से एक ना वही निकलेगा। सोच सोच के ही मर अभी जाएंगे सबसे हम ज्यादा तो। सफदरजंग में ही है। अच्छा, आ जाओ वापस, मेरे को चैप्टर खत्म, मैं सोच रही हूँ आज चैप्टर खत्म करा दूं, पर लग नहीं रहा हो जाएगा। चलो ठीक है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटरप्ट में हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट्स आपके क्या आते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आते हैं। ठीक है, सपोज मैंने कीबोर्ड की कोई की प्रेस करी तो वो इंटरप्ट जनरेट करेगी सीपीयू को। हाँ जी, आई वाज टैपिंग द टेबल, आई विल टर्न द माइक ऑन, दैट सो इजी, माइक ऑफ। सो इंटरप्ट आईएनटीआर आपकी एक पिन होती है, आपके सीपीयू में एक पिन होती है आईएनटीआर, उसकी हेल्प से आपके पास इंटरप्ट्स, हार्डवेयर इंटरप्ट्स आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते। अगर आप इस इंटरप्ट पिन को डिसेबल कर देते हो तो आपको कोई हार्डवेयर इंटरप्ट नहीं आएगा, तो आप अपना प्रोग्राम जो है वो सक्सेस स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप आईएनटीआर को 1 सेट कर देते हो तो आपका जो हार्डवेयर है वो इंटरप्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने कोई की प्रेस करी तो इट कैन इंटरप्ट योर सिस्टम।
तो इसको सेट इंटरप्ट होता है, क्लियर इंटरप्ट, एक STI और एक CLI करके कमांड्स होती हैं, उसकी हेल्प से हम इसके रजिस्टर को इंटरप्ट रजिस्टर को हैंडल कर सकते हैं। सेट इंटरप्ट मतलब 1 कर दो, क्लियर इंटरप्ट मतलब 0 कर दो, इंटरप्ट को डिसेबल कर दो, ठीक है। नेक्स्ट होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन भी आप जब स्ट्रिंग ऑपरेशन पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सपोज आपका डेस्टिनेशन इंडेक्स एक पर्टिकुलर 0, अगर मैं सिर्फ आपको सिंपल से टर्म्स में बताती हूँ, अगर आपका डेस्टिनेशन इंडेक्स 0 पे पॉइंट कर रहा है, तो अगर मेरा डायरेक्शन D बताता है कि मुझे इंक्रीमेंट करना है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए वो 1 पे चला जाएगा, वो 1 पे पॉइंट करेगा। मतलब डेस्टिनेशन इंडेक्स में जो मेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी, नेक्स्ट स्ट्रिंग आएगी स्टोर होने के लिए, वो 1 पे स्टोर होगी। फिर से इंक्रीमेंट, मेरा D इंक्रीमेंट ही बोल रहा है सपोज, तो 1 के बाद मेरा DI जो है वो 2 पे चला जाएगा, तो मेरी जो नेक्स्ट स्ट्रिंग आएगी स्टोर होने के लिए DI के थ्रू, वो मेरी 3 पे आएगी। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बस इतना सा काम होता है, ठीक है। ओवरफ्लो हमें ये बताता है जब साइन नंबर्स को ऐड करते हैं या हम नंबर्स की लिमिट क्रॉस कर देते हैं, जैसे हमारा इंटीजर जो होता है, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो 128 से -128 से 127 होते हैं ना, उसी तरीके से अगर हम ओवर बाउंड कर देते हैं तो वो ओवरफ्लो के थ्रू हमें पता चल जाता है कि हाँ, 2 नंबर्स ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दिया, ठीक है। एंड ओवरफ्लो इंडिकेट द रिजल्ट हैज एक्सीडेड द कैपेसिटी ऑफ द मशीन, ठीक है। IOPL, इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल। सपोज देखो, अगर मेरे सिस्टम CPU अभी किसी काम में लगा हुआ है और उसके पास एक और टास्क आता है, तो वो सबसे पहले इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल चेक करता है कि क्या उसकी प्रिविलेज लेवल मेरे जिस प्रोसेस में मैं काम कर रहा हूँ उस प्रिविलेज लेवल से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो वो उस पे काम करना शुरू कर देता है, अगर कम है तो वो उसे नेग्लेक्ट कर देता है। तो हर प्रोसेस के साथ एक इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल सेट कर देते हैं हम, ठीक है, जिससे कि जब हम उसे एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो हमारा जो CPU है वो डिसाइड कर सके कि क्या ये प्रोग्राम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको ये वाला प्रोग्राम रोक के एग्जीक्यूट करूं, ठीक है। तो IOPL हम सेट कर देते हैं जिसमें 0 आपकी हाईएस्ट होती है और 1 आपकी लोएस्ट होती है। नेस्टेड टास्क फ्लैग ये इंडिकेट करता है कि करंट टास्क इज नेस्टेड विद इन अनदर टास्क एंड इज प्रोटेक्टेड मोड ऑपरेशन। सब पता चलेगा प्रोटेक्टेड मोड ऑपरेशन क्या होता है। RF, बस ये वाले फ्लैग पढ़ते जाओ, ये फ्लैग आज तक किसी ने नहीं पूछे ना पूछेंगे। यूज्ड विद डिबगिंग टू कंट्रोल resumption of execution after the next instruction। virtual mode, आपको पता होगा कि virtual क्या होता है। virtual mode में क्या होता है कि आप अपने ही हार्ड डिस्क में 2 OS डाल देते हो डिवाइड कर करके, ठीक है। तो एक virtual mode होता है और एक रियल मोड में आप चला रहे होते हो। तो virtual mode बस यही बताता है कि virtual mode ऑपरेशन है प्रोटेक्टेड मोड सिस्टम में। alignment check flat bit activates if a word or double word is addressed by a non word or double word। सिंपल सी चीज है, अगर आपने किसी एक वर्ड साइज के वेरिएबल को किसी नॉन वर्ड या किसी छोटे या बड़े साइज के थ्रू एड्रेस करवाया तो अलाइनमेंट चेक फ्लैग एक्टिव हो जाता है, वो बताता है कि इट्स एन एरर। VIF is a copy of the interrupt flag bit available to the Pentium 4। Pentium 4 में होती है सिर्फ VIF, ठीक है। VIP virtual provides information about the virtual mode interrupt or interrupt pending Pentium used in multitasking environment। VIP जो है आपकी सिर्फ Pentiums में यूज होती है और ये बताता है कि कौन कौन सी इंटरप्ट जो है आपकी पेंडिंग है। ये आपको इंटरप्ट्स के बारे में, Pentium में जितनी भी इंटरप्ट्स हैं मल्टीटास्क के टाइम पे, उन इंटरप्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। Identification flag indicates that the Pentium microprocessor support the CPU ID instruction। CPU ID instruction होता क्या है? CPU ID instruction provides the system with information about the Pentium microprocessor। तो ये फ्लैग से ये पता चलता है कि क्या कोई ऐसा माइक्रोप्रोसेसर, मतलब ऐसा क्या जिस पर्टिकुलर माइक्रोप्रोसेसर में हम काम कर रहे हैं या हमारा प्रोसेस रन कर रहा है उसको क्या हम CPU ID प्रोवाइड कर सकते हैं, तो या उसकी ये वाली फ्लैग बिट जो है वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो ये तो आपकी फ्लैग बिट्स थी, मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दी। Z, S, C, P एंड T ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें बाय हार्ट लर्न कर लेना। अगर एंड चैप्टर पकड़ो कि आपके पास टाइम ज्यादा ना बचे तो सिर्फ इन 5 को पढ़ के जाना, बाकियों को आराम से छोड़ देना, नहीं आएंगी। अब आते हैं आपके सेगमेंट रजिस्टर्स। Generate memory addresses when combined with other registers in the microprocessor। सेगमेंट रजिस्टर्स का काम क्या होता है? ये बेस एड्रेस स्टोर करके रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके प्रोग्राम के 3 सेगमेंट होता है, सपोज डेटा सेगमेंट हो गया, एक स्टैक सेगमेंट हो गया, एक आपका कोड सेगमेंट हो गया। अब ये कोड सेगमेंट और ये डेटा सेगमेंट और ये स्टैक सेगमेंट करते क्या है? ये सेगमेंट रजिस्टर सेगमेंट क्या करते हैं, उनमें तो आपका कोड होता है, बट उनके रजिस्टर्स क्या करते हैं? कोड सेगमेंट रजिस्टर क्या करता होगा? डेटा सेगमेंट रजिस्टर क्या करता होगा?
उन डेटा सेगमेंट और उन कोड सेगमेंट के, सपोज मैंने क्या किया, मेरा एक प्रोग्राम बना दिया और मैंने असेंबलर को बोला भाई इसको ये वाला सेगमेंट होना है, इसको कोड सेगमेंट देना है, इसको डेटा सेगमेंट देना है। मेरे असेंबलर ने जो भी उसको मेमोरी चंक फ्री मिला उसमें मेरा प्रोग्राम डाल दिया। अब मुझे नहीं पता उसने मेरा प्रोग्राम कहाँ डाला, ठीक है। उसने क्या किया कि मुझे पता चले मेरा प्रोग्राम कहाँ डाला हुआ है, उसने क्या किया सीएस में, सपोज उसने सबसे पहले कोड सेगमेंट मेरा किसी मेमोरी चंक में डाल दिया। उसने क्या किया, उस मेमोरी चंक का फर्स्ट एड्रेस, बेस एड्रेस जो है उसने सीएस में डाल दिया, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, क्योंकि ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसी पे पूरा चैप्टर बहुत आगे तक डिपेंड है, ठीक है। तो अब मेरा सपोज मेरा जो असेंबलर था उसने फर्स्ट अवेलेबल चंक में, मेमोरी चंक में उसने मेरा कोड डाल दिया। अब उसने सीएस में क्या किया, सीएस में उस चंक का बेस एड्रेस डाल दिया। अब मेरे को पता है कि मेरा प्रोग्राम जो है वो कहाँ स्टोर्ड है, आई कैन एक्सेस माय इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट आता है मेरा डेटा सेगमेंट के साथ उसने यही किया, डेटा सेगमेंट उसने उठाया मेरे प्रोग्राम में से और किसी मेमोरी चंक में डाल दिया, ठीक है। अब डेटा सेगमेंट रजिस्टर से डेटा सेगमेंट रजिस्टर उसने पकड़ा और फिर डेटा सेगमेंट वाले का बेस एड्रेस जो उसने डेटा सेगमेंट रजिस्टर में डाल दिया, ठीक है। स्टैक सेगमेंट अगर मेरे में होता तो वो स्टैक सेगमेंट भी यही करता, किसी मेमोरी चंक में देके उसका बेस एड्रेस जो है स्टैक सेगमेंट रजिस्टर में डाल देता। तो ये सेगमेंट रजिस्टर्स हमारे एक्सक्लूसिवली फॉर क्यों सिस्टम के लिए होते हैं, क्यों हमारे लिए नहीं होते, क्योंकि सपोज अगर मेरा एक प्रोग्राम मुझे रन करना है और अगर मैं सीएस और डीएस को मैनिपुलेट कर दूं तो मेरा तो प्रोग्राम गायब हो जाएगा, मुझे तो नहीं पता मेरा प्रोग्राम कहाँ था, तो पूरा माइक्रो प्रोसेसर ही बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब उसका काम कुछ रहेगा ही नहीं। मुझे नहीं पता अब उसको सब, अगर मेरा माइक्रो प्रोसेसर का ही कोई सिस्टम प्रोग्राम से अब कोई चलाना है तो उसको नहीं पता सीएस डीएस में कोई वैल्यू किसी ने मैनिपुलेट कर दिया, वो कुछ भी चला देगा, तो इट विल बी अ डिजास्टर। सो इसी वजह से ये सीएस, ये डीएस, ये एसएस जो होते हैं ये हमारे स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, इनको हम नहीं यूज करते, तो इन्हीं को हम सेगमेंट रजिस्टर्स बोलते हैं। तो अब क्लियर हुआ कि सेगमेंट और सेगमेंट रजिस्टर्स में क्या डिफरेंस है, सेगमेंट और सेगमेंट रजिस्टर्स में डिफरेंस पता चला। किसी को डाउट? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो सेगमेंट, देखो हमने प्रोग्राम बनाया था, प्रोग्राम में हमारा पास एक डेटा सेगमेंट होता है, एक कोड सेगमेंट होता है, दो सेगमेंट लेते हैं, ठीक है। डेटा सेगमेंट में मैंने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, अपने प्रोग्राम की बात कर रही हूँ अभी मैं, और कोड सेगमेंट में मैंने मेरा कोड किया है, मतलब प्लस माइनस प्रोग्राम, कोई मैंने प्रोसीजर बनाया है या फंक्शन बनाया है, वो सब मेरे कोड सेगमेंट में जाते हैं। अब मेरा असेंबलर जैसे ही मैं उसको असेंबल करती हूँ, प्रोग्राम को डीबग करती हूँ, तो मेरा असेंबलर क्या करता है, मेरे कोड और डेटा को मेमोरी चंक्स में दे देता है, उसे मेमोरी में पड़ा होना चाहिए ना मेरे प्रोग्राम को, ठीक है। मेरा कोड किसी मेमोरी में होना चाहिए, मेरा डेटा किसी मेमोरी में होना चाहिए। अब मेरे असेंबलर ने वो कोड और डेटा को मेमोरी प्रोवाइड कर दी। अब उसको क्या करना है, उस मेमोरी कहाँ पे उसने मेमोरी और डेटा को कहाँ पे उसने मेमोरी में डेटा और कोड को डाला है, वो इंफॉर्मेशन सेगमेंट रजिस्टर्स में स्टोर करता है, सेगमेंट की इंफॉर्मेशन सेगमेंट रजिस्टर्स में स्टोर करता है। तो मेरा कोड सेगमेंट था, सपोज उसको जो थर्ड चंक मिला, सपोज वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, मेरा थर्ड चंक स्टार्ट हो रहा था 0 0 0 0, तो 0 0 0 वैसे 0 0 0 से स्टार्ट नहीं होगा, बट 0 0 0 पे सपोज मेरा वो थर्ड चंक स्टार्ट हो रहा था, तो उसने क्या किया, मेरा वहां पे कोड सेगमेंट डाल दिया और सीएस में की मेरी वैल्यू हो गई 0 0 0 0, ठीक है, क्लियर हुआ। डेटा सेगमेंट को सपोज उसने फिफ्थ चंक पे डाल दिया, तो उसने डाल दिया 0 0 1 1, तो अब डीएस में मेरा वैल्यू आ जाएगी 0 0 1 1, ठीक है, आए समझ में? यस मैम। ठीक है। तो सेगमेंट रजिस्टर्स का काम यही होता है कि दे होल्ड्स द एड्रेसेस फॉर, दे होल्ड द एड्रेसेस फॉर योर सेगमेंट्स, your code segment, your data segment, your stack segment, extra segment, whatever the number of segments you are using in your program at a time, all the addresses will be stored in your segment registers, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका कोड सेगमेंट, बहुत बार बता चुकी हूँ, अब ये रिपीटेडली हो जाएगा। कोड सेगमेंट में हमारा सेगमेंट का कोड सेगमेंट का एड्रेस होता है, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब हम एक बार बस पढ़ते जाओ, डेटा सेगमेंट में होता है कंटेन मोस्ट डेटा यूज्ड बाय अ प्रोग्राम,
EX में additional data segment used by some instruction to hold destination data। तो इन रजिस्टर्स में पूरा पूरा डेटा नहीं है, इन रजिस्टर्स में सिर्फ उन मेमोरी के एड्रेसेस हैं जहां पे आपका डेटा एक्चुअल में स्टोर्ड है, ठीक है। Stack segment defines the area of memory used for the stack. Stack entry point is determined by the stack segment and stack point registers. The BP register also addresses data within the stack segment। वो ये बता रहा है कि आपका जो stack segment होता है वो stack का beginning address स्टोर करके रखता है, और आपके पास एक stack pointer होता है या BP बेस पॉइंटर होता है, वो आपका ऑफसेट एड्रेस होल्ड करके रखता है। अभी ये आपको सेगमेंट प्लस ऑफसेट वाली चीज एकदम क्लियर हो जाएगी जब मैं आपको सेगमेंट प्लस ऑफसेट स्कीम बताऊंगी। FSNGS आर सप्लीमेंटल सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं जो कि लो लेवल के माइक्रोप्रोसेसर्स में अवेलेबल नहीं होते, दे आर ओनली अवेलेबल फ्रॉम 386 टू कोर 2, ठीक है। 2 एडिशनल मेमोरी सेगमेंट्स को प्रोग्राम जो है वो एक्सेस कर सकता है। विंडो यूजेस दिस सेगमेंट फॉर इंटरनल ऑपरेशन बट नो डेफिनेशन ऑफ देयर यूसेज इज अवेलेबल। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ से हमारी जो है चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती है। बहुत जो डॉस बोल रही थी ना, अगर आप लोगों ने डॉस पे काम किया है या अगर आपको डॉस की थोड़ी सी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि डॉस और रियल मेमोरी सेम है। हमारे पहले जो माइक्रोप्रोसेसर होते थे तो उसमें मेमोरी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होती, 1 मेगाबाइट मेमोरी अवेलेबल होती थी, तो 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी को हम रियल मोड मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। हम आवाज कम आ रही है आपकी कि हमारी जो एड्रेसिंग स्कीम्स वगैरह होती थी वेरी डिफरेंट होती थी एज कंपेयर टू बड़े बड़े माइक्रोप्रोसेसर से। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि सबसे पहले तो आप रियल मोड पढ़ो, क्या होता है रियल मोड। रियल मोड एड्रेसिंग मेमोरी में क्या होता है कि जब आपकी माइक्रोप्रोसेसर है उसकी जो फर्स्ट मेगाबाइट ऑफ मेमोरी स्पेस है वो आपका हमेशा रियल मोड मेमोरी स्पेस होता है, ठीक है। इसको फर्स्ट मेगाबाइट मेमोरी को हम रियल मेमोरी, कन्वेंशनल मेमोरी और डॉस मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता है हमारा सेगमेंट प्लस ऑफसेट। इसमें क्या होता है, हेलो मैम, आपका माइक ऑफ है। यार मेरा माइक पता ही नहीं चलता, मैं उसको क्लिक कर रही हूँ, क्लिक ही नहीं हुआ। अब आ रही है क्या क्या मेरे, ये मिस हुआ होगा, ये मिस हुआ होगा है ना, रियल मोड मेमोरी मिस हुआ होगा। यस यस मैम। मैम, रियल हाँ, रियल मोड मेमोरी पे आते हैं हम। देखो हमारे माइक्रो प्रोसेसर में जो फर्स्ट मेगाबाइट ऑफ स्पेस होता है वो रियल मोड मेमोरी कहलाता है, ठीक है। ये पहले पहले के माइक्रो प्रोसेसर जो होते थे 86 और 88, इनमें सिर्फ रियल मोड ही होता था, इनमें दूसरा मोड होता ही नहीं था। मैं दूसरा मोड का नाम नहीं ले रही कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2 मोड होते हैं, एक रियल मोड होता है, एक प्रोटेक्टेड मोड होता है। अभी हम सिर्फ रियल मोड पढ़ते हैं। और रियल मोड जो होता है हमारा फर्स्ट मेगाबाइट ऑफ मेमोरी स्पेस जो होता है वो रियल मोड मेमोरी स्पेस होता है, ठीक है। रियल मोड को हम अदर नेम से भी जानते हैं, कन्वेंशनल मेमोरी और डॉस मेमोरी। आप लोगों ने डॉस पे काम नहीं किया होगा तो आप लोगों को डॉस का पता नहीं होगा, बट डॉस में क्या होता था, कमांड लाइन, सब कुछ कमांड लाइन होता था। अब होता है आपका सेगमेंट्स एंड ऑफसेट। क्या होता है, अब रियल मोड में हम चीजों को एक्सेस कैसे करते हैं, मेरी कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है मेमोरी में स्टोर्ड है तो उसको एक्सेस कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास स्कीम होती है सेगमेंट प्लस ऑफसेट। अब हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर है, ऑफसेट रजिस्टर है, दोनों के कंटेंट को मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास उस इंस्ट्रक्शन का डिजायर्ड रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है, पीछे मैं तो नहीं आ रही पीछे वाली, नो मैम। ठीक है।
तो अब देखो, अब नेक्स्ट तुम एग्जाम्पल देखो, ये देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सेगमेंट रजिस्टर है, कोड है, डेटा है, हमें कोई मतलब नहीं है, कोड है, सेट सेगमेंट है, एक्स्ट्रा सेगमेंट है, छोड़ो, बस ये देखो यहाँ पे एक सेगमेंट रजिस्टर दिया हुआ है और एक ऑफसेट दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, डिजायर्ड रिजल्ट पे जाना है, तो मैं क्या करूंगी, सेगमेंट को ऑफसेट में प्लस कर दूंगी, तो मेरे को मेरी इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, जिस इंस्ट्रक्शन पे मुझे जाना है 1F000। अब तुम ये बताओ, किसी को डाउट आ रहा है कि ये क्या हुआ एकदम से? अगर हम प्लस कर रहे हैं तो ये 1F000 कैसे पहुंच रहा है? किसी ने ध्यान दिया? क्योंकि प्लस करना था तो 1 में F प्लस होना चाहिए था ना। हम्म, वो इसलिए क्योंकि जब आपका सेगमेंट रजिस्टर होता है ना, हम उसको एज इट इज प्लस नहीं करते, हम उसमें एक जीरो अपेंड कर देते हैं। उसका रीजन ये है कि वो मेरा 16 बिट से 20 बिट मोड 20 बिट रजिस्टर बन जाता है। देखो मेरा सेगमेंट रजिस्टर जो है इट्स अ 16 बिट रजिस्टर, ठीक है। अगर मैं 16 बिट रजिस्टर से कोई मेमोरी एक्सेस करना चाहूँ तो मैं मैक्सिमम कितनी मेमोरी एक्सेस कर सकती हूँ? अब मेरी उस वाली स्लाइड पे जाओ जिसको मैंने तुम्हें बहुत ध्यान से देखने को बोला था। अरे इस समय कौन आ रहा है? रमेश पंत। रमेश, हाय रमेश। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, व्हाई आर यू लेट? मैम वो नेटवर्क इशू था। नेटवर्क इशू? व्हाट नेटवर्क इशू? अच्छा रमेश, मैं तो रमेश को भूल ही गई। रमेश तो बहुत अच्छा बच्चा है। कैसे लेट हो गया आज? इतना सब मिस कर दिया। मैम वो नेटवर्क नहीं थे तो यहाँ पे इसके। चलो Yes. कोई बात नहीं। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? तो हाँ, मुझे बताओगे, सेगमेंट रजिस्टर इज योर 16 बिट रजिस्टर। उसमें मैं एक 0 बिट ऐड कर देती हूँ, मैं उसे 20 बिट रजिस्टर बना देती हूँ, ठीक है। उसे 20 बिट रजिस्टर मैंने बना दिया। तो मैंने ऐसा क्यों किया? अगर मैं 16 बिट रजिस्टर है तो मैंने आपसे पूछा था कि 16 बिट रजिस्टर जो है वो कितना मेमोरी एक्सेस कर सकता है। अगर आपको वो वाली स्लाइड याद हो जिसमें हम बस का बिट्स और एड्रेस स्पेस बता रहे थे। 64 KB। यस 64 KB, लेकिन मेरी रियल मोड मेमोरी कितने बड़ी है? 1 MB। 1 MB। तो अगर मैं सेगमेंट रजिस्टर में जीरो नहीं ऐड करती हूँ तो मैं तो जिंदगी भर सिर्फ 64 के बाइट ही एक्सेस कर पाऊंगी, 1 मेगाबाइट तो एक्सेस कर ही नहीं पाऊंगी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डिफाइंड एड्रेस होता है 1000, जो मेरा डिफाइंड एड्रेस है, उसमें एक जीरो अपेंड कर देते हैं बस। उससे हमारा जो 16 बिट एड्रेस था वो 20 बिट एड्रेस में चेंज हो जाता है, ठीक है। 20 बिट एड्रेस में चेंज हो गया। अब 2 टू द पावर 20 कितना एड्रेस स्पेस एक्सेस कर रहा था, अगर आपको याद हो तो? आई कैन गो टू 1 दैट। MB। 1 यस MB। 1 MB एग्जैक्टली। तो अब मेरा 1 MB पूरा का पूरा एक्सेस हो सकता है। तो अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि भाई आपके CS में है ये, आपके DP में है, BS में या BP में है ये, तो मुझे आप आपका इंस्ट्रक्शन निकाल के दिखाओ। तो आपको सिंपल ये करना है, सेगमेंट में जीरो लगाना है, ऑफसेट को प्लस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको सेगमेंट रजिस्टर दे दिया जाता है, आपको ऑफसेट रजिस्टर दे दिया जाता है, आपको इंस्ट्रक्शन निकालनी होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि जीरो अपेंड करना है तो आप गलत गलत आंसर निकालोगे, ठीक है। तो रियल मोड में हमेशा ध्यान रखना, सेगमेंट में जीरो लगाओ, ऑफसेट ऐड करो, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, वो खुद ही कह रहा है कि हमें पता है कि 1 मेगाबाइट मेमोरी में जितने भी हमारे सेगमेंट्स होते हैं, हर सेगमेंट जो है वो 64 के बाइट का ही होगा, उससे बड़ा कोई सेगमेंट हो नहीं सकता, ठीक है। तो एक बार हमें बिगिनिंग एड्रेस पता चल गया तो एंडिंग एड्रेस जो है हम FFFH ऐड करके निकाल लेंगे, ठीक है। एंडिंग, कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपका सेगमेंट में ये है, सेगमेंट एड्रेस में ये पड़ा है, तो आप उसका एंडिंग एड्रेस निकालो। तो आपने सिंपल क्या करना है, FFFH ऐड करना है और आपका एंडिंग एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। The offset address is always added to the segment starting address to locate the data. बता चुकी हूँ। Segment and offset address is sometimes written as ये। यहाँ पे आप रजिस्टर्स के नाम भी दे सकते हो, DS एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसका ऑफसेट रजिस्टर होगा उसका नाम, ठीक है। तो आपको वो ऐसे लिख के भी बोल सकता है कि इंस्ट्रक्शन का एड्रेस निकालो, तो आपको निकालना पड़ेगा। आप अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। बाकी मैं आपको क्वेश्चंस जो है मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी तो आपको आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिफॉल्ट सेगमेंट और ऑफसेट रजिस्टर। अब क्या होता है कि हमारे सेगमेंट
कोड सेगमेंट के साथ एक पर्टिकुलर ऑफसेट यूज करते हैं, डेटा सेगमेंट के साथ एक पर्टिकुलर ऑफसेट यूज करते हैं, स्टैक सेगमेंट के साथ एक पर्टिकुलर ऑफसेट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक पेयर है जो हम तोड़ते नहीं है, दे आर कपल्स, तो वी डोंट सेपरेट देम। सो इफ वी आर यूजिंग कोड सेगमेंट वी हैव टू टेक ऑफसेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रजिस्टर्स, तो उसका यहाँ पे दे नहीं रखा है। बाकी आपकी बुक में टेबल दी हुई है अच्छे से, CS के साथ IP यूज करते हो, ठीक है, DS के साथ DI वगैरह यूज करते हो, SS के साथ SP या BP यूज करते हो, तो इन के अलावा आप किसी सपोज ऑफसेट रजिस्टर से यूज नहीं करते। सपोज मैंने आपका DS दे रखा है, मैंने आपको CS का एड्रेस दे रखा है और मैंने आपको ऑफसेट रजिस्टर्स भी दे रखे हैं, और मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस निकालो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको CS वाले में IP को ही ऐड करना है और आपको DS वाले में DI या SI को ही ऐड करना है, ठीक है, वरना आपका जो है आंसर गलत आएगा। तो ये नॉलेज होनी चाहिए। तो ये देखो आपका ES है, SS है, इन सब में वैल्यूज हैं, और आप इनको जब ऑफसेट ऐड करोगे तो यू कैन गो टू द डिजायर्ड इंस्ट्रक्शन। A program can have more than 4 or 6 segment, yes it can have, but generally हम 3 segments में काम कर देते हैं। Next आता है आपका a program placed in memory by DOS is loaded in the TPA at first available area of memory above drivers and other TPA programs। वही बात बता रहा है कि जब भी आप प्रोग्राम को DOS में डालते हो तो वो आपका TPA के थ्रू जो है फर्स्ट अवेलेबल एरिया में मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है, और उस मेमोरी का एड्रेस जो है आपके कोड और डेटा और सेगमेंट में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। TPA क्या होता है? ट्रांजिएंट प्रोग्राम एरिया होता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका स्टोर होता है। तो TPA के बाद जो भी अवेलेबल स्पेस होता है आपका, वो आपका असेंबलर जो है आपके प्रोग्राम को अलॉट कर देता है, ठीक है। तो अब आता है हमारा सेगमेंट एंड ऑफसेट एड्रेस स्क्रीन लोकेशन। ये क्वेश्चन आता है, ये जो क्वेश्चंस आते हैं प्रोग्राम में, एग्जाम में, मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ। ये क्वेश्चन आता है कि हाउ सेगमेंट एंड ऑफसेट एड्रेसिंग स्कीम अलाउज रीलोकेशन। रीलोकेशन मतलब कि अगर मेरा फ्यूचर में मैंने मेमोरी चंक से चेंज कर दिया अपने प्रोग्राम का, तो मेरे प्रोग्राम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। कैसे? कोई जस्टिफाई कर सकता है स्टेटमेंट? कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। अच्छा ये तो बताओ, समझ तो आ रहा है ना? यहाँ तक समझ आया? सेगमेंट एंड ऑफसेट का क्या काम होता है, सेगमेंट रजिस्ट्रेशन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है, रियल मोड मेमोरी क्या होता है, इतना समझ में आया? ये 3 चीजें समझ में आई हैं अभी तक? जिसको ये 3 चीजें भी नहीं आई हैं वो पूछो। रियल मोड मेमोरी, segment and segment registers, and segment plus offset। हेलो, यस या नो, समझ आया? सब होता है क्या? हेलो हेलो, मेरी आवाज जा रही है? हेलो, यस मैम। हाँ, तो ये बताओ कि ये 3 चीजें समझ में आई हैं? एक तो रियल मोड मेमोरी क्या होती है, एक आपके सेगमेंट और सेगमेंट रजिस्टर्स में क्या डिफरेंस होता है, और एक आपका सेगमेंट एंड ऑफसेट एड्रेसिंग क्या होती है। ये समझ में आई अभी तक सबको? अगर नहीं आई तो भी बोलो ना। यस मैम। किसी बाकियों को नहीं आई क्या? बाकियों को नहीं आई? जो लेट आया, रमेश जैसे लेट आया, उसकी तो बात अलग है। बाकी जो शुरू से अटेंड कर रहे हैं वो नहीं आई क्या उनको? अंशिका, कृष्णा, भूमि इस भूमि है? मीटिंग अटेंड करके बच्चे भाग तो नहीं गए? तान्या, हम सब सो रहे हैं मैम। सो गए क्या वापस से मीटिंग अटेंड करके? नींद आ रही थी, हम सो गया। तो एक बात बताओ, मैं आगे नहीं चलूंगी, मैं आज यहीं पे खत्म कर दूंगी, मैं प्रोटेक्टेड मोड नहीं पढ़ाऊंगी। बाकी ये बताओ कि यहाँ तक समझ में आया है?
हाँ सेगमेंट एंड ऑफसेट एड्रेसिंग क्या होता है? सेगमेंट एंड सेगमेंट रजिस्टर्स में डिफरेंस क्या होता है? ये सब समझ में आया ना? ठीक है, कर लो। क्या प्रकृति? बस यही समझ में आया हमें, क्या बोल रही है। ठीक, सेगमेंट और सेगमेंट रजिस्टर सबकी समझ आया। हाँ, क्या क्या क्या? सेगमेंट और सेगमेंट रजिस्टर तक ही समझ आया। उसके बाद रियल मोड मेमोरी समझ नहीं आया? ठीक है, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो जिसका भी ऑन है। तो देखो, अगर तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुमको ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, मैंने क्या बोला था? माइक ऑन करना, फट से बोलना कि मैडम ये नहीं समझ में आया, आगे मत बढ़ो, पहले ये बता दो एक बार और। तो रियल मोड मेमोरी क्या होता है कि आपके माइक्रो प्रोसेसर में एक मेमोरी है, उस मेमोरी का जो फर्स्ट 1 मेगाबाइट ऑफ स्पेस है, जो फर्स्ट 1 मेगाबाइट ऑफ स्पेस है, उसको हम रियल मोड मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, रियल मोड मेमोरी उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी एड्रेसिंग जो है वो बड़ी डिफरेंट टाइप की होती है, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी, अगर आपको वहीं तक समझ में आया था तो। रियल मोड मेमोरी में क्या होता है कि आपका सेगमेंट्स होते हैं, और हर सेगमेंट जो होता है वो 64 के बाइट का होता है। ठीक है, तो अब सपोज मेरा एक प्रोग्राम है, मेरे प्रोग्राम में मैंने 3 सेगमेंट दिए हुए हैं, डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। मेरे एग्जामिनर ने क्या किया, मेरे प्रोग्राम को एक स्पेस अलॉट कर दिया टीपीए के अबव, अभी टीपीए छोड़ो, एक स्पेस एलोकेट कर दिया। वो स्पेस का हर, उसने सपोज 3 सेगमेंट में मेरे प्रोग्राम को डाला, कोड, डेटा एंड स्टैक सेगमेंट में। अब उन तीनों सेगमेंट के, जो तीनों सेगमेंट के रजिस्टर डेटा था, उसने वो 3 रजिस्टर्स में डाल दिया, खत्म बात। अब मेरे को वो एक्सेस करना है, तो मेरे को एक्सेस करने के लिए मेरे पास एक स्कीम होती है सेगमेंट प्लस ऑफसेट। उसमें मैं सेगमेंट एड्रेस में, सेगमेंट रजिस्टर में ऑफसेट रजिस्टर का डेटा ऐड करती हूँ, तो मुझे मेरा डिजायर्ड इंस्ट्रक्शन का डेटा मिल जाता है। ये चीज समझ आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आती हैं और डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। तो सपोज मेरे सेगमेंट में क्या था, 1000, तो 1000 में मैं डायरेक्ट F00 ऐड कर देती, लेकिन मेरा 1000 में मैं एक 0 अपेंड करती हूँ सबसे पहले, जिससे कि मेरा 16 बिट रजिस्टर जो है 20 बिट रजिस्टर बन जाए, और अब मेरी 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी एक्सेसिबल हो जाए जस्ट सेगमेंट प्लस एड्रेस, सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग से। ठीक है, तो अगर मेरे पास सिंपल एक क्वेश्चन आएगा, ये आपका सेगमेंट का कंटेंट है, ये आपका ऑफसेट का कंटेंट है, आपको इंस्ट्रक्शन का एड्रेस निकालना है, आपको डेस्टिनेशन का एड्रेस निकालना है। तो मुझे सिंपल क्या करना है, सेगमेंट में मैंने 0 डाल देना है, ऑफसेट को उसमें प्लस कर देना है, और मुझे मेरा डिजायर्ड इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे है 1F000। ठीक है, तो रियल मोड मेमोरी में हम इस तरीके से इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करते हैं, चाहे वो इंस्ट्रक्शन कहीं भी स्टोर हो, किसी भी सेगमेंट में स्टोर हो, हम सेगमेंट में ऑफसेट डाल के प्लस करके उस इंस्ट्रक्शन पे पहुंच जाते हैं। ये बहुत सिंपल है, रियल मोड मेमोरी बहुत ही सिंपल मोड है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मेरे 64 के बाइट्स हैं, मेरे पास 64 के बाइट का एक सेगमेंट है और 1 मेगाबाइट की मेमोरी है, तो मेरे को 20 बिट का रजिस्टर चाहिए पूरी की पूरी मेमोरी को एक्सेस करने का। ठीक है, तो अब मेरे असेंबलर ने मेरे प्रोग्राम को किसी भी सेगमेंट में डाल दिया, उसके एड्रेस मेरे पास चले गए, उस सेगमेंट, पर्टिकुलर सेगमेंट एड्रेस में मेरे पास हर किसी सेगमेंट का एड्रेस है, और ऑफसेट मेरे को गिवन कर दिया जाएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन मुझे चाहिए होगी तो मैं उसको प्लस कर दूंगी। ठीक है, एक्चुअल में मैं अपने प्रोग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर डन बाय सिस्टम, लेकिन आई शुड नो कि कैसे चीजें हो रही हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब सेगमेंट रजिस्टर कोई सा रजिस्टर सेगमेंट हो सकता है, कोड सेगमेंट हो सकता है, डेटा सेगमेंट हो सकता है, स्टैक सेगमेंट हो सकता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट हो सकता है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। ठीक है, फॉर द टाइमिंग। बाकी जब मेरे को बाद में क्वेश्चंस आएंगे कि CS में ये वैल्यू है, ऑफसेट में ये वैल्यू है, तो आप इसको प्लस करो और बताओ कि प्लस, वो नहीं बताएंगे कि प्लस करो, वो बताएंगे कि इंस्ट्रक्शन का एड्रेस निकालो। तो इन दैट केस I'll have to add them together and find my desired result. अब यहाँ समझ में आया कि अब पता चला रियल मोड मेमोरी क्या होती है। रियल मोड मेमोरी कोई कहानी नहीं है, रियल मोड मेमोरी फर्स्ट 1 मेगाबाइट मेमोरी इज रियल मोड मेमोरी, फर्स्ट 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी इज रियल मोड मेमोरी। ठीक है, एक हमारी प्रोटेक्टेड मेमोरी होती है, 1 मेगाबाइट के ऊपर से जितनी मेमोरी होती है वो सारी प्रोटेक्टेड मोड होती है। इन दोनों को अलग अलग क्यों करा गया है, क्योंकि हमारे जो पहले माइक्रो प्रोसेसर्स होते थे उनमें मेमोरी की इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं होती थी,
तो 1 मेगाबाइट मेमोरी के लिए जो फंक्शंस बने, जो चीजें बनी वो सिंपल थी। सेगमेंट में ऑफसेट डाल दिया, एड्रेस मिल गया, काम खत्म। ठीक है, फिर हमें मेमोरी की जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ने लगी, तो हमें क्या हुआ कि तब तक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो थे अपने मेमोरी रियल मेमोरी मोड में ऑलरेडी बना लिए थे। तो अगर हम कुछ ऐसा करते कि हम रियल मोड मेमोरी वाला किस्सा ही खत्म कर देते, तो हमारी अपवर्ड कंपैटिबिलिटी जो थी वो खत्म हो जाती। तो जो आपके प्रोग्राम्स 8086 या 8088 में चल रहे हैं, वो 80386 या आपके पीसी में नहीं चलते। तो इससे क्या था, एक बहुत ज्यादा बल्क आ जाता सिस्टम प्रोग्रामर्स पे कि इतना काम दोबारा करना पड़ेगा। तो उन्होंने सिंपल क्या किया, मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रियल मोड एंड प्रोटेक्टेड मोड। अभी भी रियल मोड एग्जिस्ट करती है, लेकिन उससे ऊपर की जो है वो प्रोटेक्टेड मोड को, उसको वो प्रोटेक्टेड मोड बोलते हैं। तो रियल मोड की एड्रेसिंग डिफरेंट होती है और प्रोटेक्टेड मोड की एड्रेसिंग डिफरेंट होती है, एंड इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। आई टेल यू इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी आपका हलवा बन जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब बस ये जानो कि रियल मोड कुछ नहीं है, इट्स नथिंग। रियल मोड मेमोरी जस्ट नाम है फर्स्ट मेगाबाइट ऑफ स्पेस का। मेमोरी का जो फर्स्ट मेगाबाइट ऑफ स्पेस है उसको रियल मोड मेमोरी बोलते हैं, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेमोरी, अदर स्पेस ऑफ मेमोरी, बिकॉज इसकी एड्रेसिंग डिफरेंट होती है। सिंपलेस्ट एड्रेसिंग होती है, सेगमेंट लो, ऑफसेट लो, सेगमेंट में 0 अपेंड करो, ऐड कर दो, खत्म बात। ठीक है, ठीक है, अब क्लियर हुआ? अभी भी मैम कोई ऐसा है बस जिसको ये मैम वो डिवीजन कैसे हुआ था वो एक और बार बता दो, जो डिवीजन था इनका। डिवीजन? देखो देखो देखो, जब मेरा 80, सपोज मेरे सबसे पहले जो मेरे प्रोग्रामर्स थे वो काम कर रहे थे 8086 माइक्रो हाँ प्रोसेसर पे, ठीक है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर पे कर रहे थे, तो उन्होंने एक मेमोरी उनके हाथ में आई, 1 मेगाबाइट सपोज उन्होंने मेमोरी पे काम करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने उसकी सिंपल सिंपल चीजें यूज कर ली, सेगमेंट ऑफसेट एड्रेसिंग उन्होंने सेगमेंट प्लस ऑफसेट कर ली, और उन्होंने 64 के बाइट के सेगमेंट बना दिए। ठीक है, तो वहां तक चीजें सिंपल थी। अब क्या हुआ, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, जैसे जैसे एडवांस होती गई चीजें, मेमोरी की जरूरत पड़ी। अब 1 मेगाबाइट मेमोरी में काम नहीं होना था। 1 मेगाबाइट मेमोरी, प्रोग्राम ही 1 मेगाबाइट से बड़े होते हैं, तो एक पूरी की पूरी मेमोरी में एक प्रोग्राम भी नहीं आना था, तो उनको मेमोरी एक्सपेंड करनी पड़ी। अब मेमोरी एक्सपेंड करने के लिए क्या होता था कि उनके पास 2 ऑप्शन हो गए होंगे, कि या तो उनके पास इस वाली मेमोरी को, रियल मोड मेमोरी को भी वो प्रोटेक्टेड मोड में मर्ज कर दें और एक नई मेमोरी बना दें, प्रोटेक्टेड मोड बोलते हैं उस सारी को। लेकिन उससे क्या होता कि जो हमारे प्रोग्राम्स, जो हमारे फंक्शन, जो यूटिलिटीज प्रोग्राम जो थे, वो जो रियल मोड में स्टार्ट थे, जो रियल मोड में डिजाइन हुए थे, वो आपके अपवर्ड कंपैटिबल नहीं होते। अच्छा। ठीक है, अगर मेरे कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई यूटिलिटी प्रोग्राम था जो 8086 में बना हुआ है, वो मेरा आज के पीसीज में नहीं चलता, और ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स होंगे जो कब के डिजाइन हुए होंगे और आज भी यूज हो रहे होंगे, तो वो अब नहीं चल पाते। तो अपने जो सिस्टम डिजाइनर्स थे, जो प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने अपना काम कम करने के लिए कि चीजें जो छोटे में चल रही है वो बड़े में भी चल जाए, उन्होंने रियल मोड मेमोरी को रियल मोड मेमोरी रखा और उसके ऊपर वाली मेमोरी को प्रोटेक्टेड मोड मेमोरी बना दिया। ठीक है, ठीक है, प्रोटेक्टेड मोड मेमोरी में एड्रेसिंग सब चीजें चेंज हो जाएंगी, अभी आप पढ़ोगे उसको, मैं बताऊंगी बहुत अच्छे से। तो यहाँ तक, लेकिन उससे पहले आपको रियल मोड मेमोरी क्लियर होना चाहिए। तो पता चला कि रियल मोड मेमोरी क्या है, इट्स जस्ट अ नेम ऑफ द फर्स्ट मेगाबाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। ठीक है, इसमें हमें चीजें कंसिडर क्या करनी है कि एड्रेसिंग कैसे होती है। तान्या, आर यू अब क्लियर है बच्चे? तान्या, अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल रिपीट इट 10 टाइम्स। क्लियर है बोल रही हूँ। क्लियर है बोल रही एंड मैम अक्षांश का एक क्वेश्चन था, हाउ डू वी नो द मैंने भी, ऑफसेट वैल्यू, इज इट गिवन ऑलवेज? offset value will be given to us, it will be given to us, ठीक है, it will be given to us when you will be doing questions over that। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे ना, क्वेश्चन पेपर में, तो आपको एक सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू दी होगी, सेगमेंट रजिस्टर दिया होगा, और एक ऑफसेट रजिस्टर दिया होगा, और उनमें कुछ कुछ वैल्यूज होंगी। आपको इंस्ट्रक्शन की एड्रेस निकालना है, तो आप सिंपल ऐड करोगे और आप निकाल लोगे। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता 0 अपेंड करना है। तो अब एक बार बताओ, ये पता चल गया आपको रियल मोड मेमोरी क्या होती है, उसकी एड्रेसिंग कैसे होती है, 0 अपेंड क्यों करते हैं, ये किसी को डाउट है? बिकॉज यहाँ पे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, दिस इज वेरी डीप सब्जेक्ट, तो छोटी छोटी चीजें अगर आप मिस करोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो 0 अपेंड क्यों करते हैं, वो क्लियर हुआ? कोई ऐसा बच्चा है कि सेगमेंट रजिस्टर में 0 क्यों अपेंड कर रहे हैं जब सेगमेंट प्लस ऑफसेट की स्कीम है? तो अगर फिर भी, अगर मुझे नहीं पता किसी को है या नहीं, अगर किसी को नहीं क्लियर है
तो फिर भी एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि जो मेरा सेगमेंट रजिस्टर है इट्स अ 16 बिट रजिस्टर एंड एज पर 16 बिट रजिस्टर के थ्रू मैं सिर्फ 64 के बाइट्स ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ एक बार में, लेकिन मुझे कितना स्पेस एक्सेस करना है 1 मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट के लिए मेरा रजिस्टर जो है इट शुड बी 20 बिट। अब 20 बिट तो है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ सेगमेंट रजिस्टर में ही एक जीरो अपेंड कर देती हूँ। अब मेरा एड्रेस जो है वो 16 बिट का बन गया, 20 बिट का बन गया, और 20 बिट की हेल्प से मैं रियल मोड मेमोरी में किसी भी सेगमेंट को एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, वरना मैं सिर्फ पहले सेगमेंट को ही एक्सेस कर पाती, ये एक सेगमेंट को ही एक्सेस कर पाती। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब बात आते हैं रीलोकेशन वाले पे। डिफॉल्ट समझ में आ गया कि सीएस के साथ आईपी ही जाएगा, एसएस के साथ एसपी और वीपी ही जाएगा। आप सेगमेंट रजिस्टर और ऑफसेट रजिस्टर्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते, आप तो कर ही नहीं सकते, सिस्टम अपने आप करता है ये काम, आप अपने प्रोग्राम्स में यूज करोगे ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रीलोकेशन वाला। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि क्यों ये रीलोकेटेड होता है। अब देखो मेरा लॉजिक ध्यान से सुनो। मेरे पास मैंने एक प्रोग्राम बना लिया जिसमें मैं बहुत जगह ऑफसेट यूज कर रही हूँ, बहुत जगह मैं ऑफसेट मतलब इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर रही हूँ। तो अब क्या है कि मेरे पास एक डेटा सेगमेंट रजिस्टर है और एक मेरे पास ऑफसेट रजिस्टर है। तो अब क्या हो रहा है कि मैंने मेरा जो पहले मेमोरी एलोकेटेड थी वो एलोकेटेड मेमोरी से मेरे को कोई और एलोकेटेड मेमोरी दे दी, मेरे पास मेमोरी कोई और हो गई। तो सपोज मेरा पहले अगर प्रोग्राम 0 से शुरू हो रहा था, तो अब मेरा प्रोग्राम जो है वो 5 से शुरू हो रहा है। तो अब मेरी 0 से अगर मेरे पास 10 इंस्ट्रक्शन है सपोज, तो मेरी थर्ड इंस्ट्रक्शन 0+3 होती। ठीक है, ऑफसेट अगर मेरी थर्ड इंस्ट्रक्शन होती तो इट वुड बी 0+3। अब मेरा एड्रेस जो है वो 5 पे आ गया है, तो अब मेरी थर्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो अभी भी 5+3 ही होगी। बात समझ में आ रही है कि मेरी जो इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट होगा दैट विल ऑलवेज बी सेम, चाहे मेरा बेस एड्रेस कुछ भी कर दो, मेरी इंस्ट्रक्शन हमेशा थर्ड पे ही रहेगी। अगर मेरी थर्ड इंस्ट्रक्शन है तो वो थर्ड ऑफसेट पे ही रहेगी, अगर मेरी फोर्थ इंस्ट्रक्शन है तो वो फोर्थ ऑफसेट पे ही रहेगी। उसका जो डेस्टिनेशन रिजल्ट है, जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। वो 5+3 8 हो गया, पहले 0+3 3 था, लेकिन उसका ऑफसेट हमेशा 3 ही रहेगा। ये बात क्लियर हो रही है? नहीं क्लियर हो रही तो आई विल टेल यू अगेन कि मेरा सेगमेंट, सपोज मेरा सेगमेंट चेंज होता है, अगर मेरा कोड सेगमेंट चेंज होता है तो उस केस में मेरा सिर्फ बेस एड्रेस चेंज होता है, मेरा ऑफसेट एड्रेस सेम रहता है। मेरी थर्ड इंस्ट्रक्शन अभी भी थर्ड इंस्ट्रक्शन ही है, मेरी फोर्थ इंस्ट्रक्शन अभी भी फोर्थ इंस्ट्रक्शन ही है, एंड ऑल आई नीड इज ऑफसेट, एंड थर्ड एंड फोर्थ इज ऑफसेट। मैं क्या करूंगी, पहले अगर मेरा बेस एड्रेस 1 था तो 1+3 मुझे फोर्थ पे अपनी इंस्ट्रक्शन मिल रही थी थर्ड वाली, और अगर अब मेरा बेस एड्रेस 5 है तो 5+3 मुझे वही थर्ड इंस्ट्रक्शन 8 पे मिल जाएगी। तो ये रीलोकेटेबल कैसे हो गया कि जब मेरा प्रोग्राम में सेगमेंट्स का कोई चेंज आया या मेरा बेस एड्रेस बदल जाता है तो मुझे सिर्फ एक रजिस्टर चेंज करना पड़ता है, दैट इज सेगमेंट रजिस्टर। एनीथिंग एल्स मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता, एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम। बात समझ में आई? कितना काम आपका बच गया, आपको किसी इंस्ट्रक्शन की ऑफसेट को चेंज नहीं करना, आपको डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के ऑफसेट्स के लिए कोई काम नहीं करना, आपको सिंपल एक सेगमेंट रजिस्टर उठाना है और उसकी वैल्यू चेंज करनी है। समझ में आई? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ सेगमेंट एंड ऑफसेट एड्रेसिंग स्कीम अलाउज रीलोकेशन। तो उसमें आपको यही लिखना होता है कि अगर मेरा बेस एड्रेस चेंज भी हो जाता है, मेरा ऑफसेट एड्रेस रिमेन सेम। तो बेस एड्रेस I just need to change the segment address and it's done। ठीक है, किसी को यहाँ पे भी कंफ्यूजन है? वरना फिर नेक्स्ट तो प्रोटेक्टेड मोड ही है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम ये जो ऑफसेट एड्रेस जो आप रिपीट कर रहे हो मैम, ये मतलब है क्या एक्चुअली में? परमानेंट एड्रेस है या फिर नहीं, इट्स है नॉट अ क्या? परमानेंट एड्रेस, इट्स एन ऑफसेट। सपोज मैंने बोला मेरे प्रोग्राम में 5 इंस्ट्रक्शन है, 10 इंस्ट्रक्शन है सपोज, तो मेरी जो फोर्थ इंस्ट्रक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। ऑफसेट एड्रेस इज द डिस्प्लेसमेंट एड्रेस ऑफ फोर्थ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो परमानेंट जो उसका टारगेट एड्रेस है दैट आई फाइंड आउट बाय एडिंग सेगमेंट प्लस ऑफसेट। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? ओके मैम, इट्स मतलब ये एक तरह से रेंज हम कह सकते हैं। हाँ हाँ रेंज हाँ है। हाँ, ये ओके रेंज है।
देखो रेंज क्या बोलता है ना, रेंज हमें मिनिमम टू मैक्सिमम बताता है, लेकिन आप ये बोलना चाहोगे, अगर मैं ये क्या करती हूँ, मैं अपने एड्रेस रजिस्टर्स में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेसेस भी डालती, बट वो बहुत क्लमजी प्रोसेस हो जाता। तो हमने चीजों को आसान करने के लिए सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग करी। इसी वजह से हमारा रिलोकेटेबल होता है प्रोग्राम। ठीक है, तो हमारे पास एक बेस एड्रेस होता है और एक उसका ऑफसेट एड्रेस होता है। हर इंस्ट्रक्शन का एक ऑफसेट एड्रेस होगा। इंस्ट्रक्शन 1 का कोई ऑफसेट एड्रेस होगा, इंस्ट्रक्शन 2 का कोई ऑफसेट एड्रेस होगा। आई डोंट नीड टू नो दैट एड्रेस एट ऑल, आई जस्ट नीड टू नो द ऑफसेट। मैंने ऑफसेट प्लस किया, आई विल गेट द इंस्ट्रक्शन, दैट्स इट। ठीक है, तो ऑफसेट इज नॉट अ परमानेंट एड्रेस, और ऑफसेट इज नॉट द रियल एड्रेस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, इट्स जस्ट द ऑफसेट। ठीक है, तो इट्स 2 above Okay, the ma'am. base address और 3 above the base address, it depends on your program, कौन सी इंस्ट्रक्शन एक्सेस कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट्स रीलोकेटेबल, कि जब भी अगर आपका कोड सेगमेंट चेंज हुआ तो आपको सिंपल के सिंपल सिर्फ सेगमेंट रजिस्टर चेंज करना होता है, एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम। ठीक है, पढ़ लेना एक बार, वही चीज बोलिए जो मैंने आपको इतनी बताई है। इसके बाद सीधा हमारे पास प्रोटेक्टेड मोड आ जाता है। आई डोंट थिंक सो इट विल बी वाइज टू स्टार्ट प्रोटेक्टेड मोड टुडे, बिकॉज आपका गुम हो जाएगा, एंड इट्स वेरी it's kind of very deep if compared to, but I will give you some questions so that you can exercise them at your home and get familiar with this segment plus offset thing. बाकी आपकी बुक के पीछे बहुत सारी एक्सरसाइज दी हुई हैं, आप चाहे तो उन्हें ट्राई कर सकते हो। मैं तो आपको दूंगी उसको असाइनमेंट कंसिडर करना, असाइनमेंट तो क्या ही, 5-6 आपको मैं क्वेश्चंस दूंगी और फिर उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगी विद इन 24 आवर्स और अ डे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अब मैं एक 5 मिनट आप लोगों को देती हूँ कि पूरे स्लाइड्स में आपको जो जहाँ पे मिस हुआ या जहाँ पे भी आपका गो घूम गया सर, वहां मुझे बताओ। देखो आपकी क्लास है, अगर आप नहीं पूछोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि किस बच्चे को समझ नहीं आ रहा, और बहुत जरूरी है समझ आना। कम से कम चैप्टर 2, 3, 4, 6 एंड 12 एंड 13 बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि इनसे बेस बनता है। देखो मैं हाईलाइटेड बता देती हूँ कि हाईलाइट चीज में क्या था। आपके मैंने जर्नल पर्पस रजिस्टर्स बताए, आपको स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स बताए, उनकी डेफिनेशन आपको कतई लर्न नहीं करनी। फिर मैंने आपको फ्लैग्स रजिस्टर बताया, जिसमें मैंने आपको प्योरली मैंने आपको हाईलाइट किया कि ये पर्टिकुलर फ्लैग्स जो है बाय हार्ट लर्न कर लेना। 10 में से 7 क्वेश्चन पेपर्स में वो पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया रियल मोड मेमोरी, विच इज नथिंग जस्ट अ नेम ऑफ फर्स्ट मेगाबाइट ऑफ मेमोरी, फिर आता है आपका, फिर मैंने आपको बताया कि सेगमेंट एंड ऑफसेट एड्रेसिंग स्कीम क्या होती है। सेगमेंट एंड ऑफसेट एड्रेसिंग स्कीम बताने के बाद मैंने आपको बताया कि रीलोकेटेबल कैसा होता है। ठीक है, तो इनमें से अभी तक ऐसा कोई पॉइंट था जो आप मिस कर गए या आपको नहीं समझ में आया? किसी को नहीं, सबको आ गया अच्छे से समझ में? मैम एक बार वो पहली स्लाइड दिखा दो जिसमें सेगमेंट रजिस्टर्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, स्टार्टिंग वाली जो थी, बस स्लाइड देखनी है। यस मैम, सेगमेंट रजिस्टर्स के बारे में लिखा हुआ है, कौन सी स्लाइड नहीं स्लाइड देखी थी मैम उस टाइम मैंने। सेगमेंट रजिस्टर्स की स्लाइड ना? हाँ ये वाली ना? हाँ हाँ ये होते हैं आपके सेगमेंट CS, GS, ES, FS एंड GS होते हैं, और हाई लेवल पे होते हैं वो, और SS। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर आप लोगों को एक क्लास में सबको समझ में आ गया। बाकी अवेलेबल ऑल द टाइम, कोई घर पे पढ़े और उसको कुछ चीज में अटक जाए तो मुझसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, क्लासरूम पे पोस्ट कर सकता है। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट नहीं? सबका सही है? हिमेश, अनिल, अमन, आलोक, अक्षांश, अरविंद, अश्विन ने कट आउट से हो गए। तो भाई बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को पहली बार में अच्छे से समझ आ गया। चलो, बाकी इसमें मैं क्वेश्चंस दूंगी, फिर देखते हैं बच्चे आंसर दे पाते हैं कि नहीं। बाकी जिसने प्रोग्राम्स नहीं डाले हैं, सॉरी जिसने टैजम मैजम नहीं डाला है वो टैजम मैजम डाल लो, क्योंकि अगर नेक्स्ट लैब में जब हम प्रोग्राम करेंगे, नेक्स्ट लैब में तो मैं आपको इनपुट आउटपुट लेना का तरीका बताऊंगी। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मजा आएगा पढ़ने में। थोड़ा
रखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि स्कोरिंग नहीं है, बहुत फुल मार्क्स आते हैं इसमें बच्चों के। हाँ तो खत्म करें फिर आज क्लास, किसी को अगर डाउट नहीं आ रहा तो। मैम एक डाउट है, जो आपने फाइल भेजी है रन करने के लिए, हाँ जी, वो हमें कौन से फोल्डर में डालनी है आसम के? देखो तुम्हारे सी ड्राइव में एक टाजम फोल्डर बना होगा, हम्म। उस टाजम फोल्डर में या तो एक और टाजम होगा जिसमें तुम्हारे एक पर्टिकुलर टाजम नाम का फोल्डर होगा जिसमें तुम्हारे प्रोग्राम स्टोर्ड होंगे, क्योंकि जब हम टाजम को अनजिप करते हैं ना तो वो कुछ डमी प्रोग्राम्स हमें अवेलेबल करवाता है। तो तुम ये चेक करो कि तुम्हारे डमी प्रोग्राम्स को कौन से वाले टाजम में स्टोर्ड है। देखो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम कह रही हूँ, मेरे साथ क्या सिचुएशन है, मेरे पास 2 टाजम फोल्डर है ओके। जो मैंने तूने कौन सा किया हाँ आई प्रख्यात, गेस, मैम के हाँ लिंक से किया है क्या विंडोज में? हाँ मैंने मैम के लिंक से किया है, हाँ तो तो मेरे को डॉसबॉक्स अलग टैजम से विद इन डाउनलोड टैजम करना है, पड़ेगा ना? टैजम के अंदर हाँ एक तो टैजम टाजम है। विद इन टाजम है, हाँ ये एंड बात है। उसमें आई गेस मेरे को एक और डॉसबॉक्स अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं कि उसमें इंक्लूडेड था। तू तू टैजम खोलेगा ना, टैजम पे डबल क्लिक करेगा तो वो अपने आप डॉस बॉक्स में टैजम खोलेगा, तो तेरे को डॉस बॉक्स अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके टैजम पे डबल ठीक है, क्लिक करेगा तुझे ठीक वो है मिल जाएगा। ठीक है। टाजम डॉस बॉक्स की हो गई, और इस क्लास से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम कंसीडरिंग दिस टाइम। ठीक है, एंड आई होप सबने गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिया, बिकॉज आई एम गोइंग टू पेस्ट सम क्वेश्चंस देयर फॉर टुडे फ्रॉम टुडेज क्लास, एंड आई विल बी आस्किंग दिस क्वेश्चन। गिव एक दिन का टाइम दूंगी और करके देना, ठीक है? चलो फिर बढ़िया किया वहाँ कुछ बच्चों ने। मैम अच्छा यामिनी तुमने नहीं किया? तुमने नहीं किया क्या यामिनी, या तुम किसी और का? क्या नहीं? मैंने कर लिया। तो किस बच्चों ने किस, देखो अगर टैजम मैजम जितना टैजम मैजम कह रही हूँ, टैजम डॉस बॉक्स में इसलिए डाल लोगे तुम्हारा ही फायदा है। मैं एक लैब और लूंगी पीपीटी के लिए, उसके बाद से मैं सीधे प्रोग्राम करना शुरू कर दूंगी, और इसके प्रोग्राम ऐसे हैं कि अगर मैं तुम्हें बोलूंगी ना ऐड 16 बिट 32 बिट ऐड का बनाओ प्रोग्राम, नहीं बना पाओगी, पहले मुझे समझाना पड़ेगा तब जाके तुम बना पाओगे। हाँ, मैं गूगल क्लासरूम ज्वाइन की बात कर रही हूँ। हाँ 33 बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, सिर्फ मैम कुछ 33 बच्चों की स्टूडेंट्स पता हैं। नहीं क्यों कोड में भी दिक्कत आ रही है, ऐसा ऐसा होना कह चाहिए। रहे कोड से ज्वाइन नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसा, तो यार यस मुझे मैम, ऐसा कोड से करो। नहीं हो रहा था, मैं आज कर रहा था, कोड से हो हाँ नहीं पा रहा मैंने था। अभी ना वो फिर लिंक चल रही है ना, लेकिन हाँ लिंक चल, चल वो लिंक अरे भेज नहीं दूंगा उसे मैं। क्या लिंक आई विल, थी ना, हाँ अरे ट्राई एक सम बार अदर और ट्राई आईडी किया तो आज। उसी में हो गया था। किसमें हो गया था? लिंक से पहले एक बार और मैंने सोचा कोड पे एक बार और ट्राई मारता हूँ, लेकिन उससे अच्छा हो गया था कोड से। अच्छा 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 वो एक अगर बार अभी में भी काम नहीं कर रहा, ऐसा है। अच्छा। एक बार में काम नहीं कर रहा, मेरा तो हो गया था कोड से। ठीक है, जिसका कोड से हो गया, अगर किसी को लगता है कोड से नहीं हो रहा तो मुझे ईमेल अपनी सेंड करना थ्रू अश्विन, और फिर मैं ईमेल से इनवाइट करूंगी पर्सनली, ठीक है? अमन ओके। प्रताप को बहुत जल्दी लग गई, भाग गए। ओए उप्रेती एक और बार मैम की मेल पे वो करियो, एक बार दोबारा ट्राई कर लियो। चलिए फिर खत्म, यहाँ तक पढ़ लेना अच्छे से, साथ के साथ पढ़ते जाना, ठीक है? तो क्लास में फ्लो बना रहेगा, वरना चीजें बहुत जाएंगी सर में, ठीक है? ओके 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 मैम, क्लास, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अरे मैं एक बार अटेंडेंस बोल लेती यार, कौन कौन बच्चे गए हैं? यामिनी चली गई, हाँ मैम, याशी गई थी थोड़ी देर पहले, कुणाल, कुणाल गया। याशी गई थी। वैसे सबका आ ही गया होगा, आई शुड ट्रस्ट द टेक्नोलॉजी, बट एक बार यशी का मैम आया नहीं था ना नाम। कितने टाइम पे हुआ है लास्ट? 10:30 था लास्ट शायद, 10:30। 10:30 पे हाँ तो लास्ट, मैम वो हो गई मोस्टली। कोई भी नहीं आया था 10:30 के बाद, तो कोई भी नहीं आया था। ठीक है, इट्स गुड, यहीं तक छोड़ते हैं इसको। चलो थैंक यू अरे एवरीवन। कोड किधर भेजा है अश्विन, दोबारा भेजना। कोड भाई ऑफिशियल में है, मैं भेजता हूँ दोबारा तेरे को। हो गया भाई, ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा।